गाइस अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा ब्रेकअप ना हो जाए तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको वो ज्ञान देने वाला हूं कि आपको मजा आ जाएगा। और अगर तुम ये कह देते हो कि सर मेरी तो कोई बंदी ही नहीं है, तो हिमालय का टिकट जो है आपके लिए तैयार हो रहा है। बहुत ही जल्दी आपकी जो पहली सीट है वो आपको दे दी जाएगी। ठीक है, अच्छा देखो गाइस, सबसे पहले ना मैं आपको बताता हूं कि भाई मोशन क्या होता है। ठीक है, तो बेसिकली जब आप टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज करते हो ना, तो हम बोलते हैं कि बॉडी इज इन द स्टेट ऑफ मोशन। ठीक, जैसे मान लो मैं अभी आऊं, फिर मैं यहां पहुंच गया, फिर यहां पहुंच गया, फिर यहां पहुंच गया, फिर यहां पहुंच गया, फिर आपके दिल में पहुंच गया, तो इसका मतलब बोलूंगा मैं लगातार चल रहा हूं, तो मैं मोशन कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? मोशन। ठीक है, तो जब हम मोशन करते हैं तो हमें एक और चीज पढ़नी चाहिए जो कि होता है इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू रेजिस्ट चेंज। मतलब कोई भी बॉडी है ना, कोई भी बॉडी वो हमेशा चेंज को रेजिस्ट करती है, यानी मना करती है। उसकी मना करने का तरीका अलग अलग होता है। जैसे मान लो ये बंदा है भाई जो आगे बैठा है, और ये बंदी है उसकी। ठीक है, बंदा कहता है कि चलो बेबी आज जो है मैं तुम्हें घुमा के लेके आता हूं, और मस्त मैं अपनी आज हाया हुजा निकालता हूं, और जो है मैं तुम्हें घुमा के लेके आता हूं। ठीक है, तो चलो ये आ गया भाई, बढ़िया मस्त। अपन ने तो खुद ने गियर वियर पहन लिए प्रॉपर, जो हेलमेट वेलमेट। वो कह रही है कि चलो बेबी मुझे मुझे नहीं मिलेगा हेलमेट, नहीं नहीं तुम्हारे बाल उड़ने चाहिए पीछे, तभी तो मजा आएगा। अच्छा ठीक है, तो ये भी मस्त स्टाइल में बैठ जाती है, और जैसे ही पहला गियर जो है ये बंदा डालता है और गाड़ी को रेस देता है, बेबी जो है, बेबी को बेस पसंद है। ओए ओए, बेबी क्या हो जाता है, ये पीछे की साइड भाई इसको दिन में तारे दिख जाते हैं, और ये जो है ये कहां पहुंच जाती है? बोला ये पहुंच जाते हैं नीचे। क्यों? क्योंकि बेबी की बॉडी जो रेस्ट में थी वो रेस्ट में रहना चाहती थी, अचानक से रेस देके इसने मोशन में करवा दिया। अब एक्चुअल में बेबी की जो लोअर बॉडी है ये क्या है, ये एक्चुअल में कांटेक्ट में है गाड़ी के, तो लोअर बॉडी तो आगे बढ़ गई बट अपर बॉडी आगे नहीं बढ़ पाई, तो अपर बॉडी कह रही नहीं मैं जाऊं वहीं रहूंगी। अच्छा, तो लोअर बॉडी आगे बढ़ गई तो ये पीछे को लुढ़क गई। बताओ जरा, है कि नहीं? तो बेबी बेस पे यानी ग्राउंड पे गिर गई, तभी तो हमने कहा था बेबी को बेस पसंद है। अच्छा, अब जो है अब क्या हुआ, अब ये जो इसकी बेबी है ये इससे बहुत गुस्सा होती है, बाबू तुमने मुझे गिरा दिया। ठीक है, और तुम्हें जो है कुछ भी समझ नहीं है, तुमने फिजिक्स फिजिक्स नहीं पढ़ी। कह रहा था कि मैंने अभिषेक सर की क्लास स्किप कर दी थी, सॉरी बेबी सॉरी। ठीक है, अब क्या करता है, बोला इसको मना लेता है, भाई ये सॉफ्ट हार्टेड लड़की है बहुत। ठीक है, ये मान गई। अब कहता है कि चलो बेबी अब मैं तुम्हें ऐसे ओपन में नहीं ले जा सकता हूं, मैं तुम्हें कार में घुमाता हूं। ठीक है, अब जब ये कार में घुमा के ले जाता है, बढ़िया मौसम था एकदम, जो सनसनाती हवाएं चल रही थी, लेकिन जो है लेकिन इसने फिर से फिजिक्स नहीं पढ़ी थी। ये तगड़ी स्पीड में ले जा रहा था, अचानक से जो है इसको आ गई और आने लगी, तो ये अचानक से इसने ब्रेक लगाए, और जैसे ही ब्रेक लगाए तो ये तो सीट बेल्ट पहना था गधा, और ये जो है कूद के सीधे बाहर, कांच तोड़ के बाहर, कांच तोड़ के बाहर। फिर से गाना चलेगा, जब वो नाचे मुझको उसका फेस पसंद है, बेबी को बेस पसंद है। बेबी जो है फिर से जमीन पे कहता है नालायक तू मेरे जो है बत्ती से तोड़ के ही मानेगा, अब मैं तेरे साथ कभी नहीं बैठूंगी। ये कहता है कि भाई नुकसान तो बहुत हो गया, लेकिन चलो अभी जो है मुझसे ब्रेकअप मत करना, मैं अब अभिषेक सर की क्लास से पढ़ूंगा फिजिक्स, उनका यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करूंगा, जो सब्सक्राइब नहीं करेगा उसका ब्रेकअप हो जाएगा। हाँ तो बेटा चलो चलो। तो अब यहां पर क्या हो रहा है, ये जो है अब कहता है कि नहीं अब मैं तुम्हें राइड पे ले नहीं जाऊंगा, चलो अपन अब घर में घर घर खेलते हैं। ठीक है, तो कहता है कि चलो अब मैं तुम्हें गोल गोल घुमाऊंगा। तो बस जैसे ही जो है ये गोल गोल घुमाना शुरू करता है, कहता है कि आओ मेरे हाथ पकड़ लो, तेरे हाथ में हाथ पकड़ लेता है भाई। अब जो है इसको गोल गोल घुमाने लगता है, गोल गोल घुमा रहा है, गोल गोल घुमा रहा है, इसको पोटी आ गई, पोटी आ गई, इसने छोड़ दिया। ओ भाई साहब, बेबी को फिर से बेबी को बेस पसंद है, तो भाई बेबी जो है ये फिर से दूर जाके गिर जाती है और कहती है कि मर नालायक, आज के बाद मुझे अपनी शकल मत दिखाना, नहीं तो मैं किसी को अपनी शकल दिखाने लायक नहीं रहूंगी। चलिए, तो ये फिर से गिर गई। यहां पे क्या था कि बेबी एकदम मोशन में थी, मोशन 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 मोशन, अचानक से ब्रेक लगाए, ये बॉडी जो है कार तो रेस्ट में आ गई, लेकिन ये रेस्ट में नहीं आ पाई, तो ये जो है ये गिर गई। समझे कि नहीं समझे? तो इसको हम बोलते हैं इसको बोलते थे इनर्शिया ऑफ रेस्ट। बॉडी रेस्ट में थी, रेस्ट में ही रहना चाहती थी, है ना, और आपने जबरदस्ती मोशन में लेके आए, बॉडी ने अपोज करा, गिर गई। ठीक है, इसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। बॉडी मोशन कर रही थी तो मोशन करते रहना चाहती थी, आपने जबरदस्ती ब्रेक लगाए, आपने जो है रेस्ट में लेके आए, बट बॉडी रेस्ट में नहीं आ पाई, बॉडी नीचे गिर गई। इसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। है, आप एकदम जो है इसको गोल 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 घुमा रहे थे, ठीक है, आपने जैसे हाथ छोड़े, बॉडी जिस डायरेक्शन में थी ना उसी डायरेक्शन में जाना चाहती थी, है ना, तो वो एकदम जो डायरेक्शन, क्योंकि अब जब हम सर्कुलर मोशन करते हैं तो लगातार डायरेक्शन चेंज करते हैं, बट बॉडी डायरेक्शन चेंज नहीं कर पाई तो दूर को फेंक के गिर गई। तो ये तीन टाइप की एनर्जियां हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, है ना। तो बॉडी जिस स्टेट में होती है उसी में रहना चाहती है, जबरदस्ती चेंज करवाते हो तो आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलते हैं। समझ गए? बताओ, इनर्शिया क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो, तो अब हमेशा कभी भी सडन चेंज नहीं कराना है, धीमे धीमे ब्रेक लगाओ ना, बॉडी अडेप्ट करेगी उस चेंज को। समझ में आ रही बात? हाँ सर समझ में आ रही है। अच्छा, तो हम आगे बढ़ेंगे। अब क्योंकि इनर्शिया हमने पढ़ लिया तो हमें पढ़ना है लॉज ऑफ मोशन। और लॉज ऑफ मोशन किसने दिए? सर लॉज ऑफ मोशन दिए न्यूटन ने। ठीक है, तो एक एक करके जो है सारी बातों को
अच्छे समझते हैं। फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं क्योंकि ये उससे ही मिलता जुलता है कि नहीं? अच्छा देखो, तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये कहता है ए बॉडी ऑलवेज रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब है कि नेट फोर्स का जीरो होना। इस आसान भाषा में कोई भी बॉडी जैसी है वैसी ही रहेगी जब तक उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा, नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। अब ये फुटबॉल है, ये आया आया दौड़ लगा के आया, दौड़ लगा के आया, दौड़ लगा के आया और इसका पैर चूक गया, भाई फुटबॉल आगे नहीं बढ़ पाई। ठीक है, तो जब तक इसने एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा पाया फुटबॉल यहीं के रही, ये चाहे कुछ भी करता रहे, इसने फोर्स नहीं लगा पाया तो अगर फुटबॉल रेस्ट में है तो फुटबॉल रेस्ट में ही रहेगी, ये कभी भी जो है मोशन में नहीं आएगी। चाहे हवा चलेगी, हवा फोर्स लगाएगी केवल तो ही आगे बढ़ेगी। इंसान, जानवर, कुछ भी चीज बाहर से जब एक्सटर्नल फोर्स लगाएगा केवल तभी फुटबॉल रेस्ट से मोशन में आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। अच्छा, अब मान लीजिए कि भाई इस बंदे ने इस फुटबॉल को बढ़िया तरीके से किक किया और ये फुटबॉल जो है ये मोशन में आ गई, तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये कहता है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये कहता है गाइस कि अब ये फुटबॉल जैसे मोशन में है तो कुछ भी हो जाए ये कभी भी रुकेगी नहीं, ये चलती चली जाएगी, चलती चली जाएगी, चलती चली जाएगी, जब तक इसको बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाएगा ये रुकेगी नहीं। तो सर फुटबॉल रुक तो जाती है अपने आप, वो रुक जाती है क्योंकि उस पे बाहर से बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, जैसे क्योंकि ये ग्राउंड पे मूव कर रही है तो भाई ऑब्वियसली ये इस पे क्या लगने वाला है, ग्राउंड का फ्रिक्शन लगने वाला है, फ्रिक्शन फोर्स एक्सटर्नल फोर्स है। ठीक है, ग्रेविटी इसको नीचे पुल कर रही है तो वो भी एक्सटर्नल फोर्स है। तो बहुत सारे एक्सटर्नल फोर्सेस लगते रहते हैं, बस हमें वो दिखाई नहीं देते हैं। तो इन्हीं एक्सटर्नल फोर्स के कारण बॉडी जो मोशन में है ना वो रुक जाती है। अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तो कोई भी बॉडी नहीं रुकेगी, है कि नहीं? तो ये होता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अच्छा, एक और चीज है, फोर्स लगने का मतलब जैसे ये समझो कि अगर 5 मीटर पर सेकंड से कोई भी बॉडी आगे बढ़ रही है, ठीक है, अब इस पे एक फोर्स लगा यहां से 10 न्यूटन का और इस पे एक फोर्स लगा यहां से 10 न्यूटन का, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि भाई देखिए इस पे नेट फोर्स कितना लगा, मतलब नेट फोर्स 0 न्यूटन का। तो ये बॉडी जैसे मोशन कर रही है ना और 5 मीटर पर सेकंड चल रही है तो ये बॉडी नेट फोर्स तो 10 में 10 कैंसिल हो गया तो नेट फोर्स अभी भी जो है 0 है, तो बॉडी की जो स्पीड है वही स्पीड रहेगी, स्पीड तक चेंज नहीं होगी, मोशन में थी मोशन में रहेगी, है ना। मतलब आप ये समझ लीजिए कि इसी को हम बोल रहे हैं इक्विलिब्रियम, कि आप देखो जरा भी चेंज किसी भी प्रकार का बॉडी में नहीं आ रहा है, तो ये बॉडी ऑलवेज रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। बॉडी जैसी है, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी, और मोशन में भी अगर कांस्टेंट वेलोसिटी में है तो कांस्टेंट वेलोसिटी ही रहेगी जब तक उस पर कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। नेट फोर्स का मतलब ये हो गया कि अगर इसको हमने 12 न्यूटन कर दिया तो इस पे नेट फोर्स 2 न्यूटन का हो गया, ये 2 न्यूटन इसकी जो वेलोसिटी है इसको चेंज करेगा। ठीक है, बताइए, बात क्लियर हो गई? तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ का कोई एज इट इज कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं होता, इसको आपको ध्यान रखना है। तो फर्स्ट लॉ क्योंकि इनर्शिया से थोड़ा सा मिलता जुलता भी है इसीलिए हम इसको फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ने से पहले गाइज अगर आप लोग मेरे साथ पर्सनली कनेक्टेड रहना चाहते हो और आप चाहते हो पूरे साल आप लोग मेरे साथ फिजिक्स पढ़ो, मेरे हाथों के द्वारा लिखे गए बढ़िया कलरफुल एस्थेटिक हैंड रिटन नोट्स अगर आप लोग चाहते हो जो मैं अभी आपको प्रोवाइड यहाँ पे करवाने वाला हूं, तो ये जो चैनल आपको दिख रहा है क्लास 11th के लिए टेलीग्राम चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट साहू सर क्लास 11th, आप लोग गाइस इसको ज्वाइन करेंगे। ठीक है, आप लोग इसको ज्वाइन करिए साहू सर क्लास 11th को, है ना, और इसको आप बिल्कुल इसको कनेक्ट करके रखिए। लिंक मैं आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, यहां पर हम लोग अपनी फिजिक्स को अलग ही लेवल पे ले जाएंगे और डेली जो है कुछ ना कुछ कनेक्टेड हम लोग रहेंगे। ठीक है, और हाँ, जब आप इस चैनल पे जाओगे ना तो आपको चैनल में अंदर फाइल सेक्शन में जाना है, चैनल पे टैप करना, फाइल सेक्शन में जाना, और फाइल सेक्शन में आप लोग यहाँ पे देख रहे हो आपको लाइन से पीडीएफ जो है वो मिल जाएंगी। बताइए क्या इतनी बात क्लियर है? हाँ सर इतनी बात क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे गाइस। अब ना मैं आपको मोमेंटम सिखाने वाला हूं, लेकिन उससे पहले आप कहो तो एक कहानी सुनाऊं आपको, बढ़िया कहानी सुनाऊंगा। देखो कभी कभी ना हमारी क्लास में कुछ ऐसे लड़के होते हैं जैसे मान लो उनकी लड़ाई हो जाए, ठीक, तो कहेंगे रोहन तू जा रहा है नहीं जा रहा, मैं तुझे अभी मारूं 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 पता मारूं, ठीक, हट हट हट, पगलू रोहन पगलू, पगलू कहीं का तेरी मैम से कंप्लेन कर दूंगा, तू जा यहां से, जा जा तू जा जा जा। तो रोहन जो चला जा रहा हूं ज्यादा मत बन। और दूसरा भाई यही बंदा है, कर रोहन तेरी जा रहा है, तो भाई ये वाला जो केस है वो अलग हो गया। अब मान लो कि भाई दोनों केस में से रोहन को ज्यादा कब लगेगी, हट रोहन पगलू इसमें, हट इसमें, आप देख रहे हो। तो भाई आपका ना हाथ वही है, एक केस में आप ऐसे मार रहे हो नहीं लग रही, दूसरे केस में आप ऐसे मार रहे हो लग रही है। क्योंकि अब देखो इसका मतलब ये हो गया कि एक्चुअल में मास तो पहले वही था हाथ का, ठीक है, बट लग नहीं रही थी, लेकिन अब लग रही है। क्योंकि बेबी को बेस पसंद है। अरे ऐसा नहीं, देखो क्या है कि एक्चुअल में क्या होता है ना, मास के साथ वेलोसिटी का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। ठीक, अगर आप ऐसे मार रहे हो तो धीमे से जो है वेलोसिटी है तो कम लगेगी, आप ऐसे मार रहे हो जब तक यहां तक आएगा तो हाथ तो वंदे भारत की स्पीड पे पहुंच जाएगा और सीधे जाके चिपकेगा तो भाई साहब रोहन पगलू से पगला जाएगा। समझ में आ रही? तो सिर्फ मास
का इफेक्ट वेलोसिटी के बिना अधूरा है। जैसे मान लो अगर मैं आपको एक बात जैसे आपसे एक बात बोलूं कि एक बंदूक है और बंदूक में छोटी सी गोली निकल रही है, ठीक है, और वो गोली में हाथ से उठा के फेंक दूं, कोई नहीं मरेगा, कोई मरेगा। लेकिन वही गोली जब बंदूक से निकलती है और 300 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आती है तो उस एक गोली से आदमी मर जाता है। क्या मतलब औरत नहीं मरेगी? औरत भी मर जाएगी है कि नहीं? तो यहां पर आप समझो कि मास तो उस बुलेट का पहले भी सेम था, लेकिन उससे आदमी नहीं मर रहा था। लेकिन जब ये 300-400 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बॉडी में जो है टकरा रही है, तब बॉडी में घुस रही है और कोई भी इंसान मर जा रहा है। इसका मतलब अगर हमें मास का इफेक्ट जानना है तो उसकी वेलोसिटी भी पता होनी चाहिए, और उसी मास के इफेक्ट को शो करता है, रिप्रेजेंट करता है मोमेंटम। तो अगर कोई आपसे बोले कि मोमेंटम क्या होता है, तो बताना मोमेंटम एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो मास का इफेक्ट बताती है, और मास का इफेक्ट बताने के लिए हमें वेलोसिटी का भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो आप सोचो कि हाथ पहले ही वही था, बस दो केस में वेलोसिटी अलग थी। ठीक है, तो दोनों का इफेक्ट अलग अलग हो रहा था। ठीक, तो जब मैं आपसे बोलूं कि जब भी मास और वेलोसिटी का हम लोग प्रोडक्ट करते हैं यानी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है मोमेंटम। ठीक है, और मोमेंटम बताता है इफेक्ट ऑफ मास। ठीक, तो मास इंटू वेलोसिटी, तो द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। तो जब मैं कहता हूं उसके पास मोमेंटम है, तो मोमेंटम मास और वेलोसिटी दोनों का प्रोडक्ट होता है। ठीक है, अच्छा, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो हम इसको वेक्टर फॉर्म में इस तरीके से लिख देते हैं। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है वही जो है डायरेक्शन कहलाती है मोमेंटम की। ठीक, अच्छा, अब एक बात बताओ, बॉडी तो अभी भी ये थी, लेट्स से ये मान के चलो ये बॉडी है जिसका मास कुछ m होगा, अभी इसकी वेलोसिटी हो गई u। ठीक, आपने क्या किया, फोर्स लगाया, कुछ टाइम के बाद इसका मास हो गया m, अब इसकी वेलोसिटी बदल गई। वेलोसिटी के बदलने से इफेक्ट भी बदल जाएगा, है ना, मतलब मोमेंटम बदल जाएगा। तो अगर मुझसे कोई ये कहे कि मोमेंटम चेंज हो रहा है तो मास तो नहीं बदला, लेकिन वेलोसिटी बदली, वेलोसिटी के बदलने से मोमेंटम चेंज हुआ। तो अगर मुझसे कोई चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला पूछ लेगा तो मैं बोलूंगा मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, और चेंज इन वेलोसिटी तो आपको पता है कैसे निकाली जाती है, चेंज इन वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, तो जरूरत पड़ने पर आप लोग जो है इसको ध्यान रखेंगे। ऑल्सो कभी भी मुझे वेलोसिटी की जो डायरेक्शन कंसीडर करनी हो, मतलब साइन कन्वेंशन लेना हो, तो हमेशा डायरेक्शन के हिसाब से लेंगे। अगर वेलोसिटी लेफ्ट साइड जा रही है माइनस एक्स तो नेगेटिव साइन, राइट साइड जा रही है तो पॉजिटिव साइन, वेलोसिटी ऊपर है तो पॉजिटिव, नीचे है तो नेगेटिव साइन, हमेशा हम ऐसे ही लेंगे। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे, तो अब हम पढ़ेंगे भाई इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है? इम्पल्स का मतलब आप ये समझ लीजिए, इम्पल्स का मतलब है इफेक्ट ऑफ फोर्स, इसको हम कई बार इम्पल्सिव फोर्स भी कहते हैं। ठीक, तो इम्पल्स मींस इफेक्ट ऑफ फोर्स। आप ऐसे समझ लीजिए कि अचानक से बहुत तेज झटका लगता है ना, उसको हम इम्पल्स बोलते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि हथौड़ा ले, हैमर और कील पे ठोक दे, तो एक उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब ये टकराएगा ना कील से, तो बहुत तेज झटका लगेगा, उसको ही हम इम्पल्स कह रहे हैं। बात समझ में आ रही है? उसको इंपल्स बोल रहे हैं। जब कोई बॉल एकदम बैट से टकराती है, तो उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर, उस छोटे से टाइम के लिए जब ये टकरा रही है ना, उस पॉइंट पे जो झटका लगता है ना, उसी को हम इंपल्स कहते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए कि हम बॉल को कैच कर रहे हैं, अचानक से बॉल आई, हमने कैच कर लिया, पीछे को नहीं खींचा, अचानक से बॉल आई बहुत तेज और हमने कैच कर लिया, तो हमारे हाथों में लग गई, उसी लगने को हम क्या बोल रहे हैं भाई, यही इंपल्सिव फोर्स है। वो जो झटका लग रहा है ना बहुत छोटे से टाइम के लिए, उसी को हम लोग इंपल्स बोल रहे हैं। हाँ, आप मान लीजिए किसी हाइट से जो है किसी फ्लोर पे गिर जाओ, रिजिड फ्लोर पे, ठीक है, तो आप देखोगे कि भाई उस टाइम पे झटका लग रहा है, उसको भी हम इंपल्स ही समझ रहे हैं। तो बेसिकली इंपल्स क्या है? इंपल्स है उस फोर्स का इफेक्ट, यानी झटका, क्योंकि बहुत छोटे से टाइम के लिए लगता है, बहुत बहुत छोटे से टाइम। क्योंकि आप सोचो, मान लीजिए कि आप जाओ और दीवार पे अपना सिर दे दो, ठीक, तो आप देखोगे उस टाइम पे जब सिर टकराएगी, तो आपको ऐसा तो नहीं टकराई बहुत देर तक टकराई, नहीं टकराई, तो उस छोटे से पॉइंट ऑफ टाइम पर जब दीवार सीधे हिट करती है ना सिर से, तो उस टाइम पे जो फोर्स लगता है, उसका जो इफेक्ट होता है, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इंपल्स बोल रहे हैं। ठीक, तो इंपल्स को हम लोग डिनोट करते हैं जे से, और जे इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी इज शॉर्ट टाइम इंटरवल। It is defined as the effect of force acting on a body for a very short time interval, for a very short time interval. मैथमेटिकली आप देखो J is equal to क्या होता है, फोर्स इंटू डेल्टा टी। क्लियर? अच्छा, इसके बाद मैथमेटिकली मतलब इसका एक और फॉर्मूला हम लोग बनाते हैं, F इंटू डेल्टा टी को हम चेंज इन मोमेंटम बोलते हैं, दैट आई विल टेल यू। तो इंपल्स को हम लोग चेंज इन मोमेंटम भी कहते हैं, इसको आप याद रखिएगा, कैसे वो तो मैं आपको भी बता ही दूंगा। इंपल्स कभी भी कैलकुलेट करना है तो चेंज इन मोमेंटम आपने कैलकुलेट कर लिया, तब भी आपका काम हो जाएगा। अच्छा, एक चीज है, अगर आप चाहो कि इंपल्स कम लगे यानी झटका कम लगे, तो हमें टाइम ऑफ कांटेक्ट बढ़ाना है। क्या बढ़ाना है? टाइम ऑफ कांटेक्ट। वो जो टाइम इंटरवल है ना, आप उस टाइम इंटरवल को बढ़ा दो। जैसे से टाइम इंटरवल बढ़ेगा, जो इफेक्ट है, जो इंपल्सिव फोर्स है, वो कम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आप जमीन पे जैसे मान लो, बहुत सिंपल सी बात है, जैसे आप ये मान लीजिए कि जब हम बॉल को कैच करें यहीं पे कैच कर लें तो लगेगी, लेकिन आप लोगों ने बचपन से पढ़ा है कि आप बॉल को कैच करो, हाथ को पीछे ले जाओ, तो जो कांटेक्ट टाइम है ना, वो बढ़ा दिया आपने।
तो टाइम बढ़ गया तो इफेक्ट ऑफ फोर्स घट गया। इसी तरीके से अगर मैं आपसे बोलूं कि जब हम जंप करें और जैसे हम मान लो हम नेट वगैरह पे जंप कर जाएं, तो हम नेट पे जंप करते हैं तो जो टाइम ऑफ जो हिटिंग होता है ना, बहुत छोटा सा नहीं होता। जब हमने किसी नेट पे जाल पे जंप किया तो पहले वो नीचे जाएगा फिर हमें ऊपर उछालेगा, मतलब उसने टाइम ऑफ कांटेक्ट बढ़ा दिया ना, तो फोर्स का जो इफेक्ट है वो कम लग रहा है। तो हमेशा याद रखिए कि यदि टाइम ड्यूरेशन जो है इंक्रीज कर देंगे तो जो इफेक्ट ऑफ फोर्स है, जिसको हम लोग इंपल्स कह रहे हैं, ये घट जाएगा यानी कि डिक्रीज हो जाएगा। इंपल्स और चेंज इन मोमेंटम पर जो क्वेश्चंस है वो मिक्स आते हैं। कभी आपसे इंपल्स पूछेगा तो चेंज इन मोमेंटम निकाल के भी काम चल जाएगा, कभी आपसे चेंज इन मोमेंटम पूछे तो इंपल्स निकाल के भी काम चल जाएगा। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको सिखाते हैं। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है ना, वो बहुत ही ज्यादा मस्त है। वो ये कहता है कि भाई जितना तेज, जितना ज्यादा आप लोग फोर्स लगाओगे उतना फास्ट मोमेंटम चेंज होगा। बहुत सिंपल सी बात है, ये फुटबॉल है। ठीक, ये फुटबॉल है। अब आपने इसको बहुत स्लोली किक मारी, बहुत स्लो जो है आपने किक किया इस फुटबॉल को, तो आपने देखा कि इसकी वेलोसिटी 0 से 50 मीटर पर सेकंड पहुंचने में इसको 4 सेकंड का टाइम लग गया, 3-4 सेकंड लग गए, तब जाके 50 मीटर पर सेकंड तक इसकी वेलोसिटी पहुंच पाई। लेकिन मान लीजिए कि अगर आपने फुटबॉल को खूब ताकत से जो है किक कर दिया, ठीक है, बहुत ताकत से दौड़ लगा के आए और आपने जो इसको ताकत से किक करा और 50 मीटर पर सेकंड ये पहुंच गई। कितनी जल्दी ये पहुंच गई बोला आधे सेकंड में ही, हाफ सेकंड में ही जो है ये 50 मीटर पर सेकंड पहुंच गई। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर जो मोमेंटम चेंज होने की जो रेट है वो ज्यादा है। क्यों? आपने फोर्स ज्यादा लगाया। तो जितने ज्यादा आप फोर्स लगाओगे, जितना ज्यादा आप फोर्स लगाओगे, जितना ताकत से आप फोर्स लगाओगे, उतना ही ज्यादा मोमेंटम, उतनी जल्दी जल्दी मोमेंटम चेंज होगा। मतलब मोमेंटम का चेंज होना, देखो मोमेंटम तो यहां पे भी चेंज हो रहा है, 0 से 50 तक पहुंचा, यहां पे भी चेंज हो रहा है, बट रेट कहां पे, गति ज्यादा है, कहां पे रेट ज्यादा है मोमेंटम चेंज होने की, बोला यहां पे। सर वेलोसिटी चेंज हो रही है ना, तो भाई वेलोसिटी चेंज होगी तभी तो मोमेंटम चेंज होगा ना। हाँ, वेलोसिटी के चेंज होने से ही तो मोमेंटम चेंज होता है। तो यहां पे वेलोसिटी धीमे धीमे चेंज हो रही है और यहां पे वेलोसिटी फास्ट चेंज हो रही है। तो अगर वेलोसिटी फास्ट चेंज तो मोमेंटम भी फास्ट चेंज। इसका मतलब है जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे उतना जल्दी 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 मोमेंटम चेंज होगा। तो यही तो सेकंड लॉ कह रहा है, क्या बोला, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। टाइम का डिवाइड हो गया, मतलब रेट कह रहा है ना, किस रेट से मोमेंटम चेंज हो रहा है, ये फोर्स पे डिपेंड करेगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज ऑफ बॉडी इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड। जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ज्यादा मोमेंटम चेंज होगा। अब आप लोग देखो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है के, यहां पर के की कोई इंपॉर्टेंस नहीं, हटा देंगे। डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, अब के को तो हमने हटा दिया, अब डेल्टा पी चेंज इन मोमेंटम को हम लिखते हैं मास इनटू डेल्टा वी, और डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम होता है एक्सेलरेशन। तो फोर्स का एक और फॉर्मूला आ गया, मास इनटू एक्सेलरेशन। और आपको पता है इसी फॉर्मूले से जो है फर्स्ट लॉ को एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसी फॉर्मूले से थर्ड लॉ को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसीलिए हम न्यूटन के सेकंड लॉ को रियल लॉ ऑफ मोशन या फंडामेंटल लॉ ऑफ मोशन भी कहते हैं। ठीक, अच्छा एक बात बता दूं आपको कि मोमेंटम जो होता है वो एक सिस्टम का कंजर्व रहता है। कंजर्व रहने का मतलब समझ रहे हो? कंजर्व रहने का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए टोटल मोमेंटम किसी भी सिस्टम का अगर इनिशियली 0 है, तो कुछ भी हो जाए, कोलिजन हो जाए, कुछ भी हो जाए, जो टोटल मोमेंटम होगा ना वो बाद में भी 0 ही रहेगा। इनिशियल मोमेंटम जितना होता है और उसके बाद फाइनल मोमेंटम भी हमेशा उतना ही रहेगा। ठीक, कैसे रहेगा? जैसे मान लीजिए कि इसमें बॉम्ब ब्लास्ट हो जाए, इसमें एक्सप्लोजन हो जाए, तो इसका एक पार्ट यहां चला जाएगा और इसका एक पार्ट यहां चला जाएगा। तो ये वेलोसिटी को हम लोग नेगेटिव मानेंगे और इस वेलोसिटी को हम लोग पॉजिटिव मानेंगे। जब हम लोग इसको वापस से ऐड करेंगे ना तो नेट आंसर 0 आएगा। तो मोमेंटम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व्ड। कंजर्व्ड हम लोग बोलेंगे मोमेंटम, एक किसी भी सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम जितना होता है आफ्टर एनी प्रोसेस फाइनल मोमेंटम भी उतना ही रहेगा। ये ध्यान रखना। भूलोगे तो नहीं? नहीं सर, बिल्कुल नहीं भूलेंगे। और कमेंट सेक्शन में नहीं लिखते हो आप लोग भाई, इतनी जो है गंदी आदत है जेनजीज की कि कमेंट लिखने में आपको जो है ओफो बड़ा ही पेन होता है गाइस। तो ये पेन को खत्म करके, आलस को दूर करके जल्दी से जो है टाइप कर दो, वाह अभिषेक सर आप क्या बढ़िया पढ़ाते हो सर, मजा आ रहा है ना। कमेंट सेक्शन में वेट कर रहा हूं गाइस मैं आपका। चलो अब जो है मैं आपको सिखाऊंगा न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन तो बहुत ही प्यारी सी बात कहता है, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जैसा आप लोग एक्शन करोगे वैसा ही रिएक्शन होगा। हाँ, मैं आपको, चलो ये तो आपने पढ़ी है, मैं आपको ना इसमें एक बढ़िया सी चीज सिखाऊंगा जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक, आप इसको बिल्कुल नई बात सिखाऊंगा, आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो पहली चीज तो हम लोग पढ़ते हैं कि न्यूटन का थर्ड लॉ का कहता है एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। आप जिस प्रकार से एक्शन करोगे उसके बदले में उल्टा आपको रिएक्शन मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि आपको अगर जमीन पे यानी ग्राउंड पे चलना है, हम लोग सारे चलते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने पैरों से ना ग्राउंड को पीछे पुश करते हैं, ग्राउंड को हम लोग पीछे पुश करते हैं, तब जाकर के हम लोग आगे बढ़ पाते हैं। ये पैर है हमारे, ये देखो ये पैर है, हम क्या करेंगे, बोला ग्राउंड को पहले पीछे पुश करेंगे, पीछे पुश करा, पीछे पुश किया, तब जाके आगे बढ़ पाएंगे, तब जाके आगे बढ़ पाएंगे।
है ना, तो ग्राउंड को हमारे पैर बैकवर्ड पुश करते हैं, एज ए रिजल्ट ग्राउंड उसको फॉरवर्ड पुश करती है। इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हाँ, जब हम स्विमिंग करते हैं तो हम पानी को बैकवर्ड पीछे की साइड पुश करते हैं, एज ए रिजल्ट पानी हमें आगे की साइड पुश करता है। जब भी रॉकेट उड़ना होता है, रॉकेट जब उड़ता है तो क्या होता है कि जो फ्यूल जो होता है, जो गैसेस जो होती हैं, वो इस रॉकेट को कहां पुश करता है बताओ जरा, डाउनवर्ड। सॉरी, जो रॉकेट जो है वो फ्यूल को बाहर फेंकता है, डाउनवर्ड पुश करता है। एज ए रिजल्ट ये फ्यूल उसको अपवर्ड थ्रस्ट देता है, यानी कि अपवर्ड पुश करता है ना। तो ये सारी चीजें होती है, हमें ध्यान रखना है। तो जितना एक्शन यानी जितना फोर्स, लेट्स से दो बॉडीज हैं, एक ये बॉडी है, एक ये बॉडी है। हाँ, ये बॉडी जो है 1 है, ये बॉडी 2 है। अब अगर फर्स्ट वाली बॉडी पे 2 ने जितना फोर्स लगाया, सेकंड वाली बॉडी पे 1 भी उतना ही फोर्स लगाएगी, बट दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। कैसे होगी? डायरेक्शन ऑपोजिट, और ऑपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव साइन से बताया जा रहा है। अब यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना, नोट पॉइंट ये लिखना कि फोर्स इन नेचर आर, या फोर्सेस इन नेचर आर सेल्फ एडजस्टेबल। नेचर में जो फोर्स है ना, ये नई बात है, वो सेल्फ एडजस्टेबल है, खुद से एडजस्ट हो जाते हैं। ठीक, अब कैसे एडजस्ट होते हैं? ऐसे एडजस्ट होते हैं, जैसे ये बड़ी बॉडी है, ये छोटी बॉडी है, ये बड़ी बॉडी है, ये छोटी बॉडी है। अब होता क्या है कि अगर ये दोनों आपस में टकराए, तो जब ये दोनों आपस में टकराएंगे ना, तो होगा ये कि अगर इसने 50 न्यूटन का फोर्स लगाया है, तो बदले में ये भी 50 न्यूटन का ही फोर्स लगाएगा। ये ज्यादा लगा सकता है, बट ये ज्यादा लगाएगा नहीं। ये क्या करेगा? जितना इसने एक्शन दिया उतना ही ये रिएक्शन देगा। अब ऐसा हो सकता है कि 50 न्यूटन में इसको कुछ ना हो, लेकिन ये चूर चूर हो जाए। हाँ, आप ऐसे भी समझिए, एक टेबल है, बेंच है, जिसपे आप डेली जो है आप बैठते हो। ये आप हो और ये आपकी बेस्टी है। गलत नहीं, गंदी बात नहीं। ये आप हो, ये आपकी बेस्टी है। अब ये क्या है? ये टेबल पे दोनों लोग मिलकर क्या करते हैं? ये दोनों लोग मिलकर नीचे फोर्स लगाते हैं। बैठेंगे तो अपना वेट नीचे फोर्स ही लगाएगा ना। तो ये टेबल भी, ये जो बेंच है, ये भी उनको ऊपर की साइड फोर्स लगाती है। तभी तो भाई आप देखो, ये बेंच है, ये यहां बैठ गया, ये बंदा आया और यहां बैठ गया। तो अब आप देख रहे हो कि टेबल क्या कर रही है, जो बेंच है ना, अगर इसका फोर्स ज्यादा होता तो बेंच नीचे झुक जाती। हाँ, और अगर बेंच का फोर्स ज्यादा होता तो ये बंदा ऊपर उठ जाता हवा में। लेकिन नहीं, जितना इसने लगाया 50 न्यूटन नीचे, उतना ही इस बेंच ने भी इस पे लगाया 50 न्यूटन ऊपर, तभी अपनी सरफेस पे बैठा है। अब ये इस बेंच पे अगर दो लोग और भी आ गए, ये बैठ नहीं देते, लेकिन मान लो अगर दो लोग और भी आ गए, तो ये बेंच जो है ये बढ़िया तरीके से रखी है, ये बेंच बढ़िया तरीके से रखी है, कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब ये बेंच जो है ना, लेट्स से चारों ने मिलकर 400 न्यूटन का फोर्स नीचे लगाया, तो बेंच ने भी 400 न्यूटन का ऊपर लगा दिया। इसका मतलब ये हुआ कि बेंच 400 न्यूटन का फोर्स भी लगा सकती है। लेकिन जब ये दो अकेले बैठते हैं, तो जितना फोर्स ये लगाते हैं, बेंच बस उतना ही फोर्स लगाती है। मतलब ये सेल्फ एडजस्टेबल है। खुद के हिसाब से बेंच में ताकत तो दी कि 400 न्यूटन का लगा दे, लेकिन बेंच ने लगाया नहीं। अगर ऐसा होता तो इन पर ऊपर की साइड फोर्स लगता, ये इस पर टिक ही ना पाते। हाँ, आप ये देखिए कि जब भी बुलेट फायर करी जाती है, तो बुलेट जब आगे जाती है तो गन पे पीछे की साइड फोर्स लगता है। एवरी एक्शन हैज इक्वल, बराबर एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अगर नीचे की साइड 400 न्यूटन लगा है, तो ऊपर की साइड भी 400 न्यूटन लगेगा। बात क्लियर है कि नहीं है? बस आपको ध्यान रखना, बट डायरेक्शन जो है चेंज हो जाती है। क्लियर? हाँ सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ेंगे तो ये है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट सी बात है। हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। गाइस, जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन मिल रहा है, इस क्वेश्चन को जरा देख लेते हैं क्या दिया गया है। आपको दिया जा रहा है कि बॉल है जिसका मास है 500 ग्राम, जिसको हम केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 0.5 केजी हो जाएगा। ठीक है, ये एक बॉल से जाकर के स्ट्राइक करती है विद 10 मीटर पर सेकंड एंड इट रिटर्न्स विद द सेम वेलोसिटी। जैसे ये 10 मीटर पर सेकंड से आई, तो 10 मीटर पर सेकंड से दीवार से टकराने के बाद लौट गई। कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम एंड इंपल्स। तो गाइस देखो, मैं आपको बता दूं कि जैसे जितना आपने चेंज इन मोमेंटम निकाला है, वही वैल्यू होती है इंपल्स की। या तो आप इंपल्स सिंपल फोर्स इंटू डेल्टा टी से कैलकुलेट करते हो, या फिर चेंज इन मोमेंटम निकाल लिया तो भी इंपल्स निकल के आ गया। तो देखिए, आपको यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम निकालना है। तो सबसे पहले ये हो गई, जिस वेलोसिटी से जा रहा है वो हो गई इनिशियल वेलोसिटी u, और ये लौट के जा रहा है, क्योंकि ये लेफ्ट में जा रहा है तो मैंने इसको मान लिया माइनस का 10 मीटर पर सेकंड। आया था जिस वेलोसिटी से, उसी वेलोसिटी से जा रहा है, जैसा कि क्वेश्चन में लिखा है। आगे आपको निकालना है चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम फॉर्मूला मास इनटू डेल्टा वी। डेल्टा वी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। वैल्यूज पुट की, मास की वैल्यू। अब देखो यहां पर दोनों फाइनल वेलोसिटी -10 माइनस फॉर्मूले का, और u की वैल्यू 10। तो इसको सॉल्व करके डेल्टा वी चेंज इन मोमेंटम आ गया 10 kg मीटर पर सेकंड, और यही वैल्यू हो जाएगी इंपल्स की। ऑल्दो ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो आप नेगेटिव साइन ले लीजिए। नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि जो चेंज इन मोमेंटम की फाइनल डायरेक्शन है, ये है आपकी लेफ्ट साइड, क्योंकि हमने लेफ्ट को नेगेटिव कंसीडर करा है ना। तो इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके अलावा मान लीजिए
मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन मिल जाता है कुछ इस टाइप का। ये इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जाता है। ठीक, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे जरा समझ लेते हैं। आइए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ें। ए बॉल मूविंग विद मोमेंटम 15 kg मीटर पर सेकंड, कह रहा है कि एक बॉल जो है 15 kg मीटर पर सेकंड, यानी ये मोमेंटम की वैल्यू है, इससे मूव कर रही है, स्ट्राइक्स अगेंस्ट ए बॉल एट 60 डिग्री, 60 डिग्री पर जाके दीवार से टकराती है। ओके गाइस, नाउ आगे लिखा गया है एंड इज रिफ्लेक्टेड एट द सेम एंगल विद इट्स इनिशियल स्पीड, फाइंड द इंपल्स। आपको इंपल्स निकालना है। देखो कहानी ये है कि ये बॉल जो है जाती है, ये कुछ इस प्रकार से, उस प्रकार से जाती है, दीवार से टकराती है, 60 डिग्री एंगल बनाती है और सेम वेलोसिटी सेम मोमेंटम के साथ ये लौट जाती है। क्लियर? तो आपको यहां पर बताना है इंपल्स। क्या बताना है? इंपल्स। तो देखो बहुत सिंपल सी बात है, आपको बताया था कि ये है पी की वैल्यू, ये मोमेंटम है बॉल का। क्लियर है? ये मोमेंटम है। तो सबसे पहले आप ये समझो कि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर कोई भी वेक्टर क्वांटिटी इंक्लाइंड होती है किसी एंगल पर, यहां पर जो मोमेंटम ये इंक्लाइंड है, 60 डिग्री पर इंक्लाइंड है। देख रहे हो 60 डिग्री यहां बन रहा है विद वर्टिकल। हाँ, तो 60 डिग्री पर इंक्लाइंड है, तो हम इसको दो कंपोनेंट करेंगे। देखो ये कहां जा रहा है, तो देखो ये ऊपर भी जा रहा है, आगे भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है, आगे भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है, आगे भी। तो इस पी के जो है दो कंपोनेंट हो गए, पी वेक्टर के दो। एक ये हो गया, इसको हम नाम देंगे एंगल। अच्छा देखो, एक ये कंपोनेंट और एक ये कंपोनेंट। ठीक, अब देखो क्योंकि एंगल वर्टिकल के साथ बन रहा है, तो यहां पे भी वर्टिकल के साथ एंगल 60 डिग्री। इसका नाम होगा, जिसके साथ थीटा नहीं दिखता उसका नाम साइन थीटा होता है, तो पी साइन 60, और ये हो जाएगा मेरे पास पी कॉस 60। क्लियर? अब देखो जब ये लौट के जा रहा है ना, लौट के जा रहा है, तो लौट के जा रहा है तो इसके दो कंपोनेंट हम लोग करेंगे। कैसे कैसे? देखो तो एक कंपोनेंट यहां पे, ठीक, और एक कंपोनेंट ऊपर गया, क्योंकि देखो इसका मुंह कहां है, एक लेफ्ट में ऊपर, लेफ्ट में ऊपर, लेफ्ट में ऊपर, तो एक कंपोनेंट लेफ्ट में एक ऊपर। क्योंकि एंगल वर्टिकल के साथ बन रहा है तो यहां पे भी वर्टिकल के साथ दिखा दिया। तो जहां पे एंगल दिख रहा होता है उसका नाम कॉस थीटा, तो पी कॉस 60, इसका नाम पी साइन 60। अब देखिए, अब आपको कुछ भी नहीं करना, चेंज इन मोमेंटम निकालना है या फिर इंपल्स निकालना है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इंपल्स निकालो, तो अब इंपल्स के लिए या तो हमें दिया होता फोर्स और टाइम, तो हम लोग फोर्स इंटू डेल्टा टी से इंपल्स निकाल लेते, बट हमें ऐसा कुछ नहीं दिया। तो हम क्या करते हैं, चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो चेंज इन मोमेंटम कैसे होता है? बोला फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। सर ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, एम इंटू डेल्टा वी। भाई मास दिया है क्या, वेलोसिटी दिया है क्या? नहीं दी, तो फिर नहीं, तो फिर नहीं करेंगे, है ना। तो अब देखो जरा, तो चेंज इन मोमेंटम फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल मोमेंटम हम लोग कैसे निकाल रहे हैं? फाइनल मोमेंटम देखो ये जा रहा था, देखो एरो लगा था, तो ये वाली कंडीशन है इनिशियल और ये है फाइनल। ठीक, तो फाइनल मोमेंटम हम लोग देख रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, देखो पी के कंपोनेंट किए थे ना, पी के टुकड़े, इसलिए पी कॉस थीटा पी साइन थीटा। नाउ तो देखो जरा फाइनल मोमेंटम साइन कन्वेंशन, ऊपर के लिए पॉजिटिव, लेफ्ट के लिए नेगेटिव, राइट के लिए पॉजिटिव, नीचे के लिए नेगेटिव। नाउ अब देखिए जरा, तो ये फाइनल है क्योंकि टकराने के बाद फाइनल क्या है, देखना जरा, जो लेफ्ट में है, देखो ये लेफ्ट, ये राइट, ये ऊपर, ये नीचे, है ना। नाउ तो ये देखो लेफ्ट में इसलिए माइनस का पी साइन थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू जो है 60 डिग्री है ना। चलिए ठीक है, अब देखो ऊपर की साइड है पी कॉस थीटा, यानी कि ये हो गया, तो ये तो हो गया फाइनल, ये तो हो गया फाइनल माइनस इनिशियल। इनिशियल कितना है जरा देखना, तो इनिशियल देखो पी साइन थीटा राइट में जा रहा था तो पॉजिटिव, पी कॉस थीटा ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव। तो देखो ये माइनस तो फॉर्मूले का हो गया और ये दोनों टर्म हो गए पॉजिटिव। अब हमने कुछ भी नहीं किया, बस ये ब्रैकेट को ओपन कर दिया, तो माइनस साइन जो है अंदर इसका इनटू हो गया। क्लियर? अब देखिए पी कॉस थीटा पॉजिटिव, पी कॉस थीटा नेगेटिव, ये कैंसिल हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, हाँ सर हो तो रहा है। अच्छा, इसके बाद देखना, तो ये क्या बच रहा है, माइनस 2p साइन थीटा माइनस 2, पी की जगह मोमेंटम दिया 15 तो 15 ले लिया, और थीटा की जगह एंगल दिया 60 तो पी साइन 60 हो गया। अब इसको साइन 60 की वैल्यू √3/2 इससे कैंसिल करा, तो ये 15 √3 kg मीटर पर सेकंड, ये हमारे पास चेंज इन मोमेंटम हो गया, और यही हमारे पास हो गया इंपल्स, है ना, क्योंकि J इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम होता है। तो इस तरीके से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ, अब जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दूं आपको, जैसे मान लो, अच्छा एक और चीज है, मान लो अगर इसी क्वेश्चन में ऐसे लिखा होता, इसी क्वेश्चन में ऐसे लिखा होता, इसी क्वेश्चन में आपको ऐसे लिखा होता कि वेलोसिटी दी होती, लेट्स से वेलोसिटी दे दी होती 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है, वेलोसिटी दी होती 20 मीटर पर सेकंड, ओहो 20 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी होती, और मास भी दे दिया होता लेट्स से 1 kg या 2 kg, ऐसा कुछ दिया होता, समझना। अब वेलोसिटी दी होती तो हम क्या करते, मोमेंटम ने वेलोसिटी दी है ना, तो देखो ये जाता, ये वेलोसिटी, तो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट करते, वेलोसिटी के दो कंपोनेंट, तो लेट्स से ये इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग कुछ भी मान लेते, u मान लेते, या दोनों को हमने v मान लिया, क्योंकि जिस वेलोसिटी से आ रहा है सेम एंगल से सेम वेलोसिटी से लौट जाएगा ना। तो अब देखना जरा, तो यहां पर क्या कह दिया, तो इसके v दो कंपोनेंट करते, एक होता v साइन 60, एक होता v, यहां पे थीटा बनता cos 60, यहां पे ये होता v cos 60, नहीं ये साइन वाला होता v साइन 60
क्योंकि वर्टिकल के साथ बन रहा है ना, तो ये होता हमारे पास v cos 60। तो अब जैसे आपको चेंज इन मोमेंटम निकालना होता ना, तो अब क्योंकि मास दिया है और वेलोसिटी दिया है ना, तो अब हम ऐसे निकालते चेंज इन मोमेंटम, मास इंटू डेल्टा v, और डेल्टा v हो जाता हमारे पास फाइनल माइनस इनिशियल, और फाइनल कितना होता, फाइनल होता मास की वैल्यू दी है, फाइनल मेरे पास हो जाता v cos 60, और लेफ्ट में जा रहा है तो माइनस v sin 60, ठीक, माइनस का, और इसके बाद देखिए जरा कितना होता, बोलो जरा कितना होता, ध्यान से देख के बताओ। ये तो हो गया आपके पास इनिशियल, सॉरी ये हो गया आपका फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल की वैल्यू क्या है v sin 60, राइट में जा रहा है तो पॉजिटिव, प्लस ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव v cos 60, बस। अब मास की वैल्यू आप पुट कर दो, कितना है मास 2 kg, तो आप यहाँ 2 kg पुट कर दो, निकाल दो जरा चेंज इन मोमेंटम कितना आ रहा है, कमेंट सेक्शन में बता दो गाइस, कमेंट सेक्शन में बता दो चेंज इन मोमेंटम कितना आ रहा है, ये मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे। और हाँ, टेलीग्राम चैनल को अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं कराया ना गाइस, तो करो ना, करो यार, मैं आपका वेट कर रहा हूं। हम लोग पूरी साल 11th में पढ़ेंगे और दबा के जो है 12th में भी पढ़ेंगे, इसलिए टेलीग्राम चैनल साहू सर क्लास 11th को अभी फॉलो कर लो आप लोग। हाँ चलिए गाइस, अब देखिए ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं ये न्यूटन के थर्ड लॉ पर बेस्ड है ना, और ये है फोर्स बिटवीन ब्लॉक्स वाला क्वेश्चन। आपको ऐसे बताया जाएगा कि लेट्स से ये 3 ब्लॉक हैं, 1 kg का, 2 kg का, 3 kg का, 4 kg का, 4 ब्लॉक हो गए। अब इस पहले वाले ब्लॉक पे 30 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो ऑब्वियसली ये जो फोर्स होगा ये इन सब पे लगेगा। हाँ, तो हमें क्या निकालना है, लेट्स से हमें सबकी एक्सेलरेशन निकालना है, सब पे फोर्स निकालना है। ये जो कॉमन सरफेस आप देख रहे हो, कॉमन सरफेस जो आप देख रहे हो, इन पे हमें इनके बीच में फोर्स कैलकुलेट करना है। तो मैं आपको सारी चीजें बताता हूं। हाँ, तो सबसे पहली चीज, अगर हमें इस पूरे सिस्टम की, क्योंकि पूरा सिस्टम एक साथ आगे बढ़ेगा, तो अगर मुझे इस पूरे सिस्टम की एक्सेलरेशन निकालनी है तो फॉर्मूला F इज इक्वल टू ma से ये बनता है F अपॉन m। तो टोटल फोर्स कितना है 30, और टोटल मास कितना है 1 + 2 + 3, तो 6 और 4 10, 10, तो ये बन गया मेरे पास 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से पूरी बॉडी एक्सेलरेट करेगी, पूरा सिस्टम एक्सेलरेट करेगा। अब हर एक बॉडी पर कितना फोर्स लगेगा ये कैलकुलेट करने के लिए इसका मास कितना है, इसका मास इंटू एक्सेलरेशन हम करेंगे। मास है 1, एक्सेलरेशन पूरे सिस्टम की है 3, तो इस पे आ गया 1 × 3, मतलब ये हो जाएगा 3 न्यूटन। 1 × 3, तो इस पे लगा 3 न्यूटन का फोर्स। इसी तरीके से इस पे देखो एक्सेलरेशन कितनी है 2, तो सॉरी 3, तो F इज इक्वल टू ma, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो 2 × 3 कितना आ गया, इस पे लगेगा 6 न्यूटन का फोर्स। अब देखिए जरा, ये 3 × 3 करेंगे तो इस पे लगेगा 9 न्यूटन का फोर्स। मतलब 30 न्यूटन में से किस पर कितना फोर्स पहुंच रहा है, किस पे कितना फोर्स ट्रांसमिट हो रहा है, वो चीज हम लोग जो है आगे बता रहे हैं। 4 kg के ब्लॉक पे कितना लगेगा, 4 × 3, तो 12 न्यूटन का फोर्स। टोटल को ऐड करेंगे ना, तो ये हमारे पास 30 निकल के आएगा। क्लियर, टोटल ऐड करेंगे कितना न्यूटन निकल के आएगा, बोला 30 न्यूटन ही निकल के आएगा। अच्छा चलो, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए आपको समझना है कि फोर्स कितना कितना ट्रांसमिट हो रहा है, तो इस पे तो हमें क्लियर हो गया। अब ये कॉमन सरफेस पे कितना फोर्स ट्रांसमिट हो रहा है, कि पहले वाले ब्लॉक ने दूसरे वाले ब्लॉक पर कितना धक्का दिया है ना, तो समझना। तो 30 न्यूटन टोटल था, उसमें से 3 न्यूटन यहीं छोड़ दो, तो पहले ने दूसरे पे लगाया 27 न्यूटन। तो अगर पहले ने दूसरे पे 27 न्यूटन लगाया, तो अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन दूसरा भी पहले पे 27 न्यूटन लगाएगा। ये है फोर्स बिटवीन कॉमन सरफेसेस। कॉमन सरफेस पूछा है ना, ठीक है। तो फोर्स बिटवीन ईच ब्लॉक पे कितना फोर्स 3 न्यूटन, इस ब्लॉक पे कितना फोर्स 6 न्यूटन, इस ब्लॉक पे 9 न्यूटन। तो हर एक ब्लॉक पे तो हमें फोर्स क्लियर हो गया, बट कॉमन सरफेस पे कितना फोर्स है। अब देखो 27 न्यूटन इस पे पड़ रहा है पहले से धक्का, अब 27 में 6 न्यूटन इसने रख लिया, आगे कितना पहुंचाया 21 न्यूटन, तो 21 न्यूटन इसकी कॉमन सरफेस पे पड़ा। अब अगर इसने इस पे 21 न्यूटन पहुंचाया, तो ये भी बदले में इस पे 21 न्यूटन लगाएगा। 21 में से 9 इसने रख लिया इस ब्लॉक ने, आगे सरफेस पर कितना ट्रांसमिट किया, 21 में 9 घटा दो, बोला 12 न्यूटन, तो 12 न्यूटन इस पे ट्रांसफर हो पाया। समझ गए। तो इस तरीके से हमने निकाल दिया हर एक ब्लॉक कितना कितना फोर्स लगता है। अब देखो, अब ऐसे फोर्स ऑन कॉमन सरफेस का फॉर्मूला भी होता है क्या, टोटल मास पुश्ड बाय बॉडी अपॉन टोटल मास ऑफ सिस्टम इनटू फोर्स अप्लाइड। तो ये फॉर्मूला है। बोला पहली वाली बॉडी ने कितना मास पुश करा, 2 + 3 बोला 4, 2 + 3 5 + 4 9, तो टोटल मास पुश्ड बाय बॉडी, हाँ, अपॉन टोटल मास सिस्टम, पूरे सिस्टम का टोटल मास, इनटू कितना फोर्स अप्लाई करो 30, तो आंसर कितना आया 27। तो पहले ने आगे कितना ट्रांसमिट किया, बोला 27। तो ऐसे फॉर्मूले से करोगे बड़ा हो जाएगा, ट्रिक से करोगे समझ करोगे छोटा रहेगा। इसी प्रकार से टोटल मास पुश्ड बाय बॉडी सेकंड ब्लॉक की बात करेंगे, तो इस सेकंड वाले ब्लॉक कितना मास पुश किया, 3 + 4 7, अपॉन टोटल मास पूरे सिस्टम का 10 इंटू फोर्स अप्लाइड 30, 21 न्यूटन। तो भाई ऐसे कर लिया। तो इस तरीके से हम लोग थर्ड वाली बॉडी का भी निकाल लेंगे। हाँ, तो इस तरीके से हम लोग फोर्स बिटवीन ब्लॉक वाले क्वेश्चन को भी कर लेते हैं, है ना। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। सेपरेट अगर आपको न्यूमेरिकल वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब भी ना मैं अपनी डेली लाइफ में बात करता हूं फ्रिक्शन की, तो मेरे दिमाग में ना बस यही आता है कि फ्रिक्शन का मतलब घिसना, जितना तेज घिस दोगे उतना ज्यादा फ्रिक्शन हो जाएगा। बट फ्रिक्शन का मतलब घिसना होता है,
रब करना होता है बट सिर्फ घिसना नहीं होता। फिजिक्स में जब मैं बात करता हूं फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन एक फोर्स है। क्या है? फ्रिक्शन एक फोर्स है, ऐसा फोर्स जो हमेशा मोशन को अपोज करता है, रिलेटिव मोशन को। जैसे मान लीजिए एक बॉडी है, दूसरी बॉडी पे स्लाइड होना चाह रही है, तो दो सरफेस के बीच में एक ऐसा फोर्स लगेगा इनकी स्लाइडिंग से, सो दैट ये जो मोशन है, ये इन दोनों के बीच का रिलेटिव मोशन है, ये उसको अपोज करेगा। उस रिलेटिव मोशन को अपोज करने वाले फोर्स को, मोशन को अपोज करने वाले फोर्स को हम लोग फ्रिक्शन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं ये बोल दूं कि ये वॉच है, ठीक है, ये वॉच है और ये मेरे पास एक रजिस्टर हो गया। हाँ, अब चलो मैं इसको ले लेता हूं, ये ले लेता हूं, ठीक। अब आप लोग ये देखिए कि ये रिमोट है और ये मेरे पास रजिस्टर है। अब मैं इसको ऐसे ऐसे कर रहा हूं, ऐसे कर रहा हूं, ये क्यों नहीं खिसक रहा है? नाक कटवाएगा, बेइज्जती करवाएगा, खिसकने लग गया। चलो अब यहां ऐसे देखेंगे, स्टार्टिंग में ये क्यों नहीं खिसक रहा है? क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इसको जो है रोक के रखा है। आगे समझाऊंगा कि कितने एंगल पे खिसकने लगेगा। हाँ, ये बताओ जरा। तो अब बताओ जरा, ये क्यों नहीं खिसक रहा है? क्योंकि इस पे क्या लग रहा है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इसको पकड़ के रखा है, इसको रोक के रखा है, इसलिए मोशन नहीं होने दे रहा। रफ सरफेस पे जाएंगे, रफ सरफेस पे तो इसको और ज्यादा पकड़ के रखेगा, और ज्यादा। बोला अब ये फ्रिक्शन पकड़ के रखा है ना, इन दोनों सरफेस के बीच फ्रिक्शन लग रहा है, इसलिए इसको रोक के रखा है। हाँ, अब देखो जरा, अब ये खिसकने, कोई भी चीज खिसकती चली आ रही है, हाँ, तो फ्रिक्शन उसको रोकने का भी काम करता है। जैसे मान लीजिए, जैसे मानो कि अगर आपकी साइकिल चल रही है, आपने ब्रेक लगाए, तो ब्रेक पैड रिम से जाके घिसता है ना, तो जब भी घिसेगा, दो सरफेस आपस में कांटेक्ट में होंगी, तो वहां पे फ्रिक्शन लगता है, सो दैट हमारी साइकिल रुक जाती है। तो फ्रिक्शन हमेशा मोशन को अपोज करने का काम करता है। क्लियर? और हमेशा दो सरफेस जो कांटेक्ट में होंगी, उनके बीच में फ्रिक्शन लगेगा ही लगेगा। क्लियर? अब आप यहां पर समझिए कि फ्रिक्शन जो होता है वो दो टाइप का होता है। फ्रिक्शन कितने टाइप का होता है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। पहला होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन आप ये समझिए कि बच्चे इसको विश्वास ही नहीं करते कि स्टैटिक फ्रिक्शन जैसा भी कुछ होता होगा। स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब कोई बॉडी जब रेस्ट में है, रेस्ट में, तो आप जैसे मैंने रिमोट का एग्जांपल दिया, रिमोट, ये रिमोट नहीं खिसक रहा है गाइस, अभी रिमोट रेस्ट में है, बट फिर भी नहीं खिसक रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी सरफेस जो है, ये रजिस्टर की जो सरफेस है, वो इस रिमोट की सरफेस को पकड़ के रखी है ना, इस रिमोट की सरफेस को पकड़ के रखी है। मतलब अभी इनके बीच में ये दोनों रेस्ट में, रेस्ट में भी पकड़ के ग्रिप बनी रखी है ना, रेस्ट में, ये मोशन में नहीं आ पा रहा है। क्यों? क्योंकि इनके बीच में एक फोर्स लग रहा है, इसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स, और रेस्ट में जब फोर्स लगता है फ्रिक्शन, तब उसका नाम होता है स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। और जब बॉडी मोशन में आती है तब फ्रिक्शन लगता है, उसको बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन फर्दर दो टाइप का होता है, एक होता है रोलिंग फ्रिक्शन, जब कोई बॉडी रोल कर रही होती है जैसे फुटबॉल, और दूसरा होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। क्लियर? अब इसके बाद आप हमेशा समझिए कि स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा होता है और रोलिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन कम होता है। जैसे मान लो कि हमारे पास एक जो है ये ग्राउंड है और इस पे एक काउंटर टाइप रखा हुआ है, कोई भी हैवी भारी चीज रखी हुई है, ऐसे घर में बगस नहीं होता बॉक्स जिसके अंदर सामान रखा होता है, तो अब आप समझो कि भारी भरा, अब आपको इसको खिसकाना है, तो जब ये रखा है ना, ये रेस्ट में, तो इसको खिसकाना, पहले इनिशियली इसको मोशन में लाने में बहुत ताकत लगानी पड़ेगी, इसको खिसका के एक कदम भी आगे बढ़ाने में बहुत ताकत लगानी पड़ेगी। मतलब ये रेस्ट में है अभी, तो इस समय जो इसकी पकड़ है ग्राउंड के साथ वो बहुत ज्यादा है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होता है। समझ गए? और इसके बाद एक बार ये मोशन में आ जाए तो फिर धक्का लेके आप आराम से इसको जो है खिसका के ले जाओ, तब अपोजिशन कम लगेगी, मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन कम होता है। समझ गए? तो स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा होगा और काइनेटिक फ्रिक्शन कम होगा। क्लियर? और इसके बाद ऑब्वियसली बहुत सिंपल, रोलिंग, कोई बॉडी को हम जैसे कोई गोल बॉडी है उसको धड़काते हुए चले जाएं तो वो ज्यादा आसानी से आगे बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि रोलिंग करते समय फ्रिक्शन कम होता है और स्लाइडिंग में फ्रिक्शन ज्यादा होता है। अब इसके बाद एक और चीज है गाइस जो आपको समझनी चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब देखो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, ऐसा समझो, मान लो कि इसको ना इस बॉक्स को आगे धक्का देना है, हमने देखा कि ये काफी भारी था, तो हमने देखा कि भाई 100 न्यूटन हमने फोर्स लगाया, ये आगे नहीं खिसका, 200 न्यूटन लगाया, आगे नहीं खिसका, 300 न्यूटन लगाया, आगे नहीं खिसका, 400 न्यूटन लगाया, आगे नहीं खिसका। क्यों? क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इसको पकड़ के रखा है। 500 न्यूटन लगाया, आगे नहीं खिसका। पापा को, पापा नहीं खिसक रहा है, पापा कहते हैं नालायक, कितना बचपन से खिला रहा हूं तुझे और तू नहीं खिसका पा रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सारे जेंजी बच्चे सुनेंगे यहां पर जो काम की बातें बताना चाह रहा हूं। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि पापा भी आ गए, पापा यहाँ पे साइड व्यू है, इतनी बढ़िया ड्राइंग नहीं, मैं नहीं दिखा पाऊंगा, मान लो कि पापा भी आ गए। अब इसने कहा, पापा ने कहा कि चलो दिखा नहीं रहा, पापा ने कहा कि अब लगा ताकत, और लगा, अब देख मेरे सामने लगेगी, तो इसने ताकत लगाई, ताकत लगाई और इसने 500 न्यूटन पे भी नहीं खिसका। इसने क्या किया, जैसे ही 501 न्यूटन लगाया, ये 500 न्यूटन पे नहीं खिसका था, 500 न्यूटन पे अपनी जगह पे टिका है, 500 न्यूटन में पकड़ बनी रखी है, बोला ये टस से मस नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही 501 न्यूटन लगा ये खिसक गया। पापा ने कहा ले देख ले, काम चोर कहीं का, थोड़ा काम खुद से नहीं होता। तो यहां पे हम क्या समझ रहे हैं, यहां पे हम ये समझ रहे हैं कि 500 न्यूटन तक
ये झेल गया 500 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू थी कि 500 न्यूटन तक इसे रोक पाया और 501 न्यूटन को नहीं रोक पाया और ये खिसक के आगे बढ़ गया। तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू ना, मैक्सिमम वैल्यू जहां तक कोई बॉडी की ग्रिप बनी रखी है, ये आगे नहीं बढ़ रही है कोई बॉडी, इसी मैक्सिमम वैल्यू को हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड जो है लिमिटिंग फ्रिक्शन। एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन को हम डिनोट करते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन को हम लोग डिनोट करते हैं, देखो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन बोल रहे हैं, तो एफएस मैक्सिमम से। फ्रिक्शन फोर्स जो होता है ये नेचर ऑफ सरफेस एंड कांटेक्ट पे डिपेंड करता है, मतलब कैसी सरफेस कांटेक्ट में उस पे डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए ये थोड़ी ग्लॉसी सरफेस पे अगर मैं इस रिमोट को रखता हूं तो देखो जल्दी से खिसक सकता है, खिसक गया। बट अगर मैं रफ सरफेस पे रिमोट को रखूंगा तो थोड़ा सा चाहे ये थोड़ा सा ज्यादा टाइम तक टिकेगा, ठीक है। मतलब ज्यादा पकड़ हमेशा किस पे बनेगी? रफ सरफेस पे। तो नेचर ऑफ सरफेस, कैसी सरफेस कांटेक्ट में, उस पर डिपेंड करता है फ्रिक्शन फोर्स। और मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं कि फ्रिक्शन फोर्स, अब देखो आप जरा सोच के देखो कि अगर ये कंटेनर हल्का होता, ये कंटेनर हल्का होता तो ऑब्वियसली फ्रिक्शन कम लगता। तो फ्रिक्शन फोर्स जो है ये डिपेंड करता है किस पर? ये फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड करता है रिएक्शन फोर्स पे। अभी समझाऊंगा रिएक्शन क्या है। फ्रिक्शन फोर्स रिएक्शन फोर्स पे डिपेंड करता है। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो यहां पर जो आएगा ये आएगा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्या आएगा? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक, म्यू क्या है? इसको हम यू नहीं है, म्यू है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कितना फ्रिक्शन लग रहा है, कितना नहीं लग रहा है, ये हमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन से एक जानकारी लगती है। अच्छा देखो, रिएक्शन फोर्स मतलब ऐसे समझो कि भाई ये कंटेनर भारी था तो इसका जो जितना वेट होता है ना, वेट उसका ऑपोजिट ही रिएक्शन फोर्स लगता है। रिएक्शन को हम नॉर्मल रिएक्शन भी कहते हैं। सरफेस के परपेंडिकुलर जो फोर्स होता है उसको हम बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। तो बेसिकली जितना आपने mg, जितना इसका वेट हुआ mg फोर्स हुआ डाउनवर्ड, उतना ही इस पे लगेगा रिएक्शन फोर्स। क्लियर है? तो इसका जो रिएक्शन फोर्स होगा, इसका वेट कम है तो इसका रिएक्शन फोर्स भी कम होगा, इसका वेट ज्यादा है तो रिएक्शन फोर्स भी ज्यादा होगा। तो सिंपली आप ये भी कह सकते हो कि फ्रिक्शन फोर्स जो है रिएक्शन फोर्स या यूं कहूं बॉडी के वेट पर डिपेंड करता है। समझ गए कि कोई बॉडी कितनी पकड़ बना के रखी है ये उसके वेट पर डिपेंड करता है। क्लियर? तो अगर स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करेंगे तो यहां पर हमारे पास कुछ ऐसा भी हो जाएगा कि म्यू एस इंटू आर, और आर आप समझ रहे हो नॉर्मल रिएक्शन। जैसे कोई बॉडी है, बॉडी ऐसे रखी है तो इसने नीचे लगाया mg और बदले में ऊपर इस पे लगा रिएक्शन फोर्स। क्लियर? अगर कोई बॉडी ऐसे रखी है तो आप ये देखो रिएक्शन फोर्स हमेशा सरफेस से परपेंडिकुलर होगा, बिल्कुल सीधा, मतलब ऐसे ही लगेगा बिल्कुल सीधा, तो ये हो गया रिएक्शन फोर्स। ध्यान रखो। और mg फोर्स भले ही कहीं भी लगे, ठीक, लेकिन ये रिएक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। बात क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा। चलो आगे बढ़ेंगे। गाइस देखिए, ऐसा नहीं है कि फ्रिक्शन के बस डिसएडवांटेजेस होते हैं। हाँ, हम लोग कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को डिस्कस कर लेते हैं और फ्रिक्शन को कैसे रिड्यूस करा जा सकता है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो, अगर फ्रिक्शन नहीं होगा ना तो हम प्रॉपर, आपको पता है जैसे कभी आपने बचपन में, अब तो हम लोग चिट यूज नहीं करते हैं, लेकिन बचपन में जब हम लोग चिट पे अपना नाम लिखते थे तो जो पेन है ना, पेन सही से नहीं चलती थी। हाँ, ग्लॉसी पेपर पे जब हम लिखेंगे, चिकने पेपर पे तो हमारी पेन नहीं चलती। क्यों? तो चिकना है, प्रॉपर घिस नहीं पा रही पेन, तो चल नहीं पा रही। तो वी कैन नॉट राइट ऑन पेन ऑन पेपर विदाउट फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम प्रॉपर लिख भी नहीं पाएंगे। आप जरा सोचो कि हम आइस पे, बर्फ पे ढंग से चल तो नहीं पाते। क्यों? क्योंकि बर्फ पे जब हम चलते हैं ना तो पानी की एक लेयर बन जाती है हमारे पैर के बीच में और सरफेस के बीच में, तो हम प्रॉपर फ्रिक्शन नहीं लगता और हम दौड़ नहीं पाते, ढंग से चल नहीं पाएंगे उस पे। हाँ, फिसल जाते हैं। इसके अलावा आप देखिए कि वी कैन नॉट, मतलब हमने बोला ना कि भाई हम प्रॉपर चल ही नहीं पाएंगे फ्लोर पे अगर फ्रिक्शन नहीं होगा। हमारे पैर में जो आप देखते हो ऐसे प्रिंट होते हैं, वो जो लकीरें होती हैं पैर में, उनका काम ही होता है ग्रिप बनाना। हाथों की लकीरों का काम किस्मत से हो या ना हो, लेकिन मेन काम इसका फ्रिक्शन के लिए है। जैसे पानी में हमारी ग्रिप कम होने लगती है ना तो नेचर हमारी उंगलियों को सिकुड़ा देती है ना। आपने देखा होगा सिकुड़ जाती है उंगलियां, क्यों? ताकि आपकी पानी में पकड़ बनी रहे। तो हाथों की लकीरों का मेन काम होता है पकड़ को, यानी ग्रिप को बनाए रखना। समझे जनजी? हाँ, ध्यान रखेंगे। अच्छा, वी कैन नॉट फिक्स नेल ऑन वॉल विदाउट फ्रिक्शन। अब मान लो अगर जो फ्रिक्शन ही नहीं होगा तो हम लोग दीवार पे जब कील ठोकेंगे वो ठुकेगी नहीं, रुकेगी और बाहर निकल आई। क्यों? फ्रिक्शन ही नहीं, पकड़ ही नहीं बनेगी। कील का मेन काम होता है ना कि दीवार को कस के पकड़ लेती है। हाँ, अच्छा, तो ब्रेक्स कैन नॉट बी अप्लाइड ऑन विदाउट फ्रिक्शन। तो भाई अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो रिम, टायर, जो व्हील होगा वो घिसेगा नहीं, तो ब्रेक नहीं लगेंगे। समझ रहे हो बात को? अच्छा, डिसएडवांटेज, भाई डिसएडवांटेज क्या है? फ्रिक्शन जब होता है तो वियर एंड टियर होता है, मशीन पार्ट घिस जाते हैं। हीट लॉस, एनर्जी लॉस। हीट, भाई जब दो चीज रब करेंगी, घिसेंगी, तो हीट का लॉस होगा ना, हीट से एनर्जी का लॉस होता है, बिकॉज हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। जब एनर्जी का लॉस होगा तो ऑब्वियसली जो एफिशिएंसी होगी ना मशीन की, आउटपुट जो होगा वो घट जाएगा। हाँ, मशीन अच्छे से काम नहीं कर पाएंगी। अगर आपको फ्रिक्शन को घटाना है, रिड्यूस करना है, कैसे कर सकते हो? तो बाय यूजिंग ल्यूब्रिकेशन। ल्यूब्रिकेशन यूज करके फ्रिक्शन को रिड्यूस करा जा सकता है। आप ऑयल, ग्रीस
ऐसे मशीन पार्ट में यूज करोगे तो फ्रिक्शन घट जाएगा। बाय यूजिंग बॉल बियरिंग, वो गोल गोल स्टील की छोटी छोटी गोलियां नहीं होती, आपने देखा होगा पंखे फैन वगैरह में लगी होती है, जब मोटर मोटर उसकी खुलती है तब, उसको हम बोलते हैं बॉल बियरिंग। बॉल बियरिंग का काम ये होता है फ्रिक्शन को रिड्यूस करना। हाँ, ध्यान रखेंगे। जब भी आपके स्कूल में पेपर होगा ना, टेस्ट होगा, कुछ भी होगा, तो एंगल ऑफ रिपोज आपसे जरूर जरूर पूछा जाएगा। तो मेरे बिल्कुल जो है स्ट्रॉन्ग सजेशन पे आप लोग एंगल ऑफ रिपोज करके जाना, ठीक है। और अगर पेपर में आ जाए तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के जाना कि सर वाह, जो आप कह देते हैं वही हो जाता है। हाँ, तो ये एंगल ऑफ रिपोज जरूर से आप लोग जो है पढ़ के जाएंगे, बढ़िया से जो है पढ़ के जाओगे। देखो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये मेरे पास ना, ऐसे समझो ये मेरे पास रिमोट है, क्लियर, और ये मेरे पास ऐसे कॉपी है, क्लियर। अभी ये ना 0 डिग्री पे रखे हुए है। अब मैंने इसको उठाना शुरू करा, लेट्स से 30 डिग्री, 45 डिग्री, 46 डिग्री, 47 डिग्री, 48 डिग्री, 60 डिग्री, 61 डिग्री, 62 डिग्री, 63, ओ 63 पे खिसक के आ गया। इसका मतलब यह हुआ कि 63 डिग्री पे ये स्लाइड कर गया, बट आपने देखा कि 62 डिग्री पे स्लाइड नहीं करा था, 62 डिग्री पे अपनी जगह पे टिका था। इसका मतलब आप ये देख रहे हो कि 62 डिग्री पे स्लाइड नहीं किया, लेकिन 63 डिग्री पे स्लाइड कर गया। तो आप ये देखो कितने पर ये स्लाइड नहीं किया, बोला 62 पर स्लाइड नहीं करा, लेकिन 63 पे स्लाइड कर गया। तो स्लाइडिंग से ठीक पहले वाला जो एंगल होता है उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। क्या? एंगल मेड बाय प्लेन, मतलब जो सरफेस ने जो एंगल बनाया विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, सरफेस ने जो एंगल बनाया विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, 45 डिग्री पे नहीं खिसला, 46 पे खिसक गया, तो 45 को बोलेंगे एंगल ऑफ रिपोज। समझे? 70 डिग्री पे नहीं खिसका बट 71 पे खिसक गया, तो 70 डिग्री को बोलेंगे एंगल ऑफ रिपोज। तो जस्ट बिफोर स्लाइडिंग, एंगल जस्ट बिफोर स्लाइडिंग, खिसकने से ठीक पहले वाला जो एंगल होता है उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। तो ये एंगल कौन बना रहा है? एंगल बना रहा है प्लेन, प्लेन विद हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के साथ जो प्लेन एंगल बनाता है जस्ट बिफोर स्लाइडिंग, खिसकने से ठीक पहले, उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। बताइए, बात क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अब थोड़ा इस डायग्राम को हम लोग समझ लेते हैं। इस डायग्राम को समझिए। देखो क्या होता है कि ये ना इसका mg फोर्स है, नीचे की साइड हमने क्या लगाया, हम क्या भाई हमेशा वर्टिकल फोर्स जो वर्टिकली डाउनवर्ड जो होगा ये mg फोर्स होगा। अब इस mg के ना हम लोग दो कंपोनेंट करेंगे, एक कंपोनेंट ये होगा जिसको हम लोग बोलेंगे, ये देखो अगर ये एंगल थीटा है तो उसको हम लोग एंगल थीटा जो है प्रूव कर सकते हैं। कैसे? देखो मान लो कि ये एंगल है 30 डिग्री, तो ये एंगल होगा 90 डिग्री, फिर बचा हुआ ये एंगल होगा 60 डिग्री, तो फिर बचा हुआ ये एंगल 30 नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। तो इस प्रकार से हम लोग ऐसे इसको हम, अगर ये एंगल थीटा है ना तो इसको भी हम थीटा एंगल प्रूव कर सकते हैं। क्लियर? तो ये थीटा के साथ चिपकने वाला एंगल होता है हमेशा mg cos थीटा, वा थीटा के साथ चिपकने वाला एंगल हमेशा mg cos थीटा। हाँ, अब देखिए इसका जो दूसरा कंपोनेंट होगा वो इसको नीचे ले जाना चाहेगा, भाई इसका वेट ही तो है जो उसको नीचे खिसकाना चाह रहा है। हाँ, तो इसका नाम क्या होगा? बोला mg sin थीटा। अब ये इसको नीचे खिसकाना चाह रहा है, लेकिन जरा सोचो कि अभी भी बॉडी नीचे क्यों नहीं खिसक रही है? कौन पकड़ के रखा है? बताओ। mg sin थीटा अगर नीचे खिसका रहा है तो अगर ये 45 डिग्री पे नीचे नहीं गिरा तो बताओ इसको कौन रोक के रखा है? सर इसको स्टैटिक फ्रिक्शन ने रोक के रखा है। इसको किसने रोक के रखा है? स्टैटिक फ्रिक्शन, Fs मैक्स। हाँ, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि फाइनल वैल्यू की बात करें मैक्सिमम एंगल की, तो भाई Fs मैक्स। नाउ तो अब देखिए जरा, तो यहां पे हो गया। अब सरफेस से परपेंडिकुलर जो एंगल होता है उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। बताइए, क्लियर हो गया? तो अब ये जो आप डायग्राम देख रहे हो, इस डायग्राम में समझना है इन इक्विलिब्रियम, मतलब जब ये खिसला नहीं था ना, जब ये स्लाइड नहीं कर रहा था, तो कौन सा फोर्स किसको बैलेंस कर रहा था? mg sin थीटा को बैलेंस कर रहा था Fs मैक्सिमम। अगर mg sin थीटा ज्यादा होगा तभी तो खिसलेगा, बट स्लाइड से ठीक पहले के एंगल को हम बोल रहे हैं ना, मतलब अभी ये स्लाइड नहीं करा तो mg sin थीटा को किसने बैलेंस कर लिया? लिमिटिंग फ्रिक्शन ने। mg sin थीटा बराबर है लिमिटिंग फ्रिक्शन के। mg cos थीटा के ठीक ऑपोजिट कौन है? बोला नॉर्मल रिएक्शन। तो mg cos थीटा को नॉर्मल रिएक्शन ने बैलेंस कर लिया। सर mg का क्या हुआ? भाई mg के दो कंपोनेंट ले लिया, अब mg को देखने की जरूरत नहीं है। हाँ, 100 का नोट खुला करा लिया, 50-50 के दो नोट ले लिए, 100 के नोट पे से नजर हटा लो। समझे? नाउ तो अब देखो जरा, तो mg sin थीटा, mg को अब देखो डिवाइड कर लेना, डिवाइड कर लो मान लो। तो जैसे हम डिवाइड करेंगे तो mg से mg कट जाएगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा आ गया, Fs मैक्सिमम अपॉन r ये बन गया। तो अब देखो tan थीटा, अब Fs अपॉन r क्या होता है? भाई हमने f अपॉन r क्या पढ़ाया आपको? पलट के देखो ना पेज, भाई हमने f इज इक्वल टू म्यू r पढ़ाया है। तो आप देखो जरा यहाँ पे म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? f अपॉन r। तो बस तरीका ही बदला है। तो लिमिटिंग, तो Fs मैक्स अपॉन r ये बन गया म्यू s, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो थीटा को यहीं पे छोड़ो, tan को उस साइड ले जाओ, तो बन जाएगा tan इनवर्स म्यू s। तो ये बन गया एंगल ऑफ रिपोज। ठीक, तो एंगल ऑफ रिपोज को आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर है गाइस? तो याद रखिएगा इसको। हाँ चलो, तो एंगल ऑफ रिपोज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इजी है क्या? नहीं, चलिए अब आगे बढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये भी कभी कभी जो एग्जाम है वो उसमें पूछ लिया जाता है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? बहुत बहुत सिंपल सी बात, ऐसे समझो कि ये मेरे पास एक बॉडी है,
क्लियर? ये मेरे पास एक बॉडी है, अब इस बॉडी पे सबसे पहले तो नीचे की साइड लगा mg, तो एज ए रिजल्ट इस पे ऊपर की साइड लगा रिएक्शन फोर्स, नीचे mg, सरफेस पे परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन। क्लियर? अगर मैं इस डायरेक्शन में फोर्स को अप्लाई कर रहा हूं, अप्लाइड फोर्स, तो अगर मैं यहां इस डायरेक्शन में फोर्स को अप्लाई करूंगा तो फ्रिक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा क्योंकि वो मोशन को रोकना चाहता है। चलिए क्लियर है? अब आप ये देखो तो ये क्या है, ये है लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन। और ये क्या है बताओ जरा? नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन का जो रिजल्टेंट होगा गाइस, ये क्या है? रिजल्टेंट। क्या है? रिजल्टेंट। किस किस का? लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का जो रिजल्टेंट है वो नॉर्मल रिएक्शन के साथ कितना एंगल बनाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो एक बार फिर पढ़ेंगे, एंगल मेड बाय रिजल्टेंट ऑफ, किसका रिजल्टेंट? रिजल्टेंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल, रिजल्टेंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल। किसके साथ एंगल बना? विद नॉर्मल, विद नॉर्मल इज कॉल्ड क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्लियर है? अब एंगल ऑफ फ्रिक्शन जब मैं कैलकुलेट करता हूं तो भाई आप यहां पर एक ट्राइंगल देख लो, अगर ये एंगल थीटा, ये 90 डिग्री, तो ये बन गया बेस, ये बन गया परपेंडिकुलर, ओ बी सी, ऐसे नाम दे दिया। क्लियर? तो टेन थीटा लगाओ, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगाओ, तो टेन थीटा परपेंडिकुलर बीसी और बेस ओबी। तो बीसी में क्या लिखा है बताओ जरा? हॉरिजॉन्टल, ये फ्रिक्शन फोर्स को बता रहा है एफएस मैक्स, तो ऊपर भी हॉरिजॉन्टल एफएस मैक्स को बताएगा। ठीक? और यहां पर क्या है? नॉर्मल। ये वर्टिकल देख रहे हो? वर्टिकल तो नॉर्मल रिएक्शन है। चलिए इतना हो गया। एफएस मैक्स और नॉर्मल रिएक्शन कितना होता है अपॉन में? म्यू एस। तो टेन थीटा इज इक्वल टू म्यू एस, तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू हमने लगा दिया, आंसर आ गया। इस तरीके से हम लोग एंगल ऑफ फ्रिक्शन को कैलकुलेट कर लेते हैं। बताओ जरा यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है तो इन दोनों करके जाना, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी ना हम लोग बात करेंगे एपरेंट वेट इन लिफ्ट की। देखो भाई बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर आपको लिफ्ट की चार अलग अलग कंडीशन बताई जाती है कि मान लीजिए अगर आप लिफ्ट में ऊपर की साइड जा रहे हैं तो आपका जो वेट है वो आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा, घटता हुआ नजर आएगा। देखो एक तो होता है एक्चुअल वेट जो रियल है, और दूसरा होता है एपरेंट यानी कि जो है नहीं बट ऐसा फील हो रहा है। तो जब लिफ्ट ऊपर जाती है ना तो बॉडी को ऐसा लगता है कि उसका जो वेट है ना वो बढ़ गया। जब लिफ्ट का मोशन अपवार्ड होता है तो बॉडी हैवी हैवी फील करती है। कैसा फील करती है? हैवी हैवी। और जब लिफ्ट का मोशन डाउनवर्ड होता है तो बॉडी कैसा फील करती है गाइस? तो बॉडी जब लिफ्ट नीचे जा रही होती है ना तो बॉडी लाइट फील करती है। कैसा फील करती है? लाइट फील करती है। हाँ, और जब फ्री फॉल होता है तब की कंडीशन में आपको बताऊं। तो ये ऐसा एक्चुअल में होता क्यों है पहले हम वो समझते हैं। इसको जैसे प्रूफ करवा देता हूं मैं आपको। जैसे मान लीजिए ये एक बंदा है और ये जो है इस प्रकार से लिफ्ट में खड़ा हुआ है, नीचे की साइड इसका वेट mg लग रहा है और ऊपर की साइड जो फ्लोर का रिएक्शन फोर्स लग रहा है। क्लियर? अब देखिए ये जब ऊपर की साइड जा रही है ना तो एक्सेलरेशन अपवार्ड है, तो हम लोग क्या करते हैं? नेट फोर्स निकालते हैं। तो नेट फोर्स में पॉजिटिव किसे लेते हैं? जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में है। तो रिएक्शन फोर्स और एक्सेलरेशन दोनों ऊपर, तो रिएक्शन को पॉजिटिव ले लिया, और mg एक्सेलरेशन के ऑपोजिट है तो उसको नेगेटिव ले लिया। तो रिएक्शन फोर्स कितना होता है गाइस? गाइस देखना रिएक्शन, अब m इसको मैंने क्या बोला बताओ जरा? तो नेट फोर्स को तो मास इनटू एक्सेलरेशन, और ये कितना बन जाएगा? रिएक्शन फोर्स होता है कितना? चलो रिएक्शन फोर्स को चलो मैंने r लिख दिया, हाँ तो पहले जैसा ही है ना। देखिए जरा, तो रिएक्शन फोर्स को मैंने r लिखा और mg चला गया इस साइड तो पॉजिटिव बन गया। तो रिएक्शन कितना निकल के आ रहा है? m इज इक्वल टू a प्लस जी, मतलब a प्लस जी जो भी एक्सेलरेशन है उसमें ये दोनों टाइप की एक्सेलरेशन ऐड हो गई। a और g दोनों एक्सेलरेशन ऐड हो गई, तो अब मास में ज्यादा का इंटू हो रहा है तो ये हैवी फील होगा। क्लियर? नाउ अब देखिए जब भी डाउनवर्ड मोशन होगा, डाउनवर्ड मोशन में अब देखना डाउनवर्ड मोशन है तो इस बार एक्सेलरेशन और mg फोर्स की डायरेक्शन सेम है, हाँ, और रिएक्शन एक्सेलरेशन का ऑपोजिट है। तो जब मैं नेट फोर्स निकालूंगा तो mg को पॉजिटिव जो कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में है और रिएक्शन को ऑपोजिट लूंगा, माइनस साइन लगा लूंगा, तो यहाँ पे mg माइनस आर आ गया। तो अब आप लोग r की वैल्यू निकालोगे तो ये कितनी बनेगी? mg माइनस ma। तो अब आप यहाँ पर देख रहे हो कि एक्सेलरेशन जो हो रही है ये सबट्रैक्ट हो रही है, तो ऑब्वियसली जो m इंटू ये जो पूरा ब्रैकेट है ये घट जाएगा कि नहीं घट जाएगा? यहाँ पे तो सबट्रैक्ट, यहाँ पे दोनों ऐड हो रहे थे तो यहाँ पे वैल्यू ज्यादा निकल के आएगी, यहाँ पे वैल्यू कम। कम मतलब वेट बॉडी का कम नजर आएगा तो बॉडी को लाइट फील होगा, ऐसा लगेगा वेट घट गया हो। क्लियर? अब इसके बाद ये फ्री फॉल वाली कंडीशन। मान लो फ्री फॉल वाली कंडीशन क्या है कि केबल टूट जाए और ये बॉडी फ्री फॉल करने लगे तो क्या होगा सर? बॉडी को कैसा फील होगा? लाइट फील होगा, हैवी फील होगा। तो सबसे पहले बॉडी को मैं आपको बता दूं कि जब फ्री फॉल होगा तो भाई साहब वैसे तो कुछ फील नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? ज्यादा से ज्यादा आपको ऐसा फील हो सकता है कि मेरी दोनों टांगे टूट गई, कुछ पसलियां टूट गई, दिमाग काम करना बंद कर गया और हे भगवान मुझे आप दिखाई को देने लग गए। ठीक है, तो आपको ऐसा फील होगा। लेकिन देखो मैं आपको बताऊं, तो आप ये समझिए कि जब फ्री फॉल होता है ना, जब फ्री फॉल होता है
तो एक्चुअल में जो बॉडी की एक्सेलरेशन होगी वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी जी के बराबर होगी। फ्री फॉल में जो एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी होती है, ये जो एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी होगी वो भी स्मॉल जी से होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो रिएक्शन फोर्स कितना निकल के आएगा? जीरो। मतलब बॉडी को इस केस में वेटलेसनेस, बॉडी को कुछ नजर ही नहीं आएगा कि भाई मेरा कुछ वेट भी है, उसको बस भगवान दिखाई देंगे, है ना। तो ये कैसी कंडीशन है? बोला वेटलेसनेस की कंडीशन है। मतलब इस केस में जब केबल टूट जाएगी तो बॉडी की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से होगी, वेटलेसनेस की कंडीशन होती है। यदि लिफ्ट जो है रेस्ट में, यदि लिफ्ट रेस्ट में, तो बॉडी का जो एक्चुअल वेट है वही नजर आएगा, कुछ नजर नहीं आएगा, तो सेम वेट, ना बॉडी को लाइट ना हैवी, बस सेम नजर आएगा, मतलब सेम फील होगा। क्लियर है? तो ये कुछ कंडीशंस हैं जो कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन यहां से बन जाते हैं, तो आपको याद रखना है। ठीक है? क्लियर है गाइज? अब ना मैं आपको मोशन इन कनेक्टेड बॉडीज मतलब पुली वाले क्वेश्चन करवाने वाला हूं, पुली वाले, हाँ, जिसके अंदर हमें टेंशन निकालनी पड़ेगी, एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी निकालनी पड़ेगी। क्लियर? तो अभी मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, हाँ। और अगर आपको चाहिए कि सर आप ना पुली वाले क्वेश्चन पे सेपरेट वीडियो लेकर के आओ, हाँ, जिसमें अच्छे हमें क्वेश्चन करवाना, टेंशन ब्लॉक ऑन ब्लॉक वाले क्वेश्चन लेके आइए, तो अगर आपको चाहिए ऐसे क्वेश्चन तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। मैं आपकी डिमांड पर इस टाइप के क्वेश्चन या न्यूमेरिकल पे सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा विद टिप्स एंड ट्रिक। हाँ, बताओगे कमेंट सेक्शन में, मैं आपका वेट कर रहा हूं। और हाँ भाई, मैं तब से आपको पढ़ा रहा हूं, तो बस मुझे इतना चाहिए कि कमेंट सेक्शन में आग लगा देना और मुझे बताना कि आपको मजा आया आज की क्लास में या नहीं आ रहा है। समझ रहे हो बात को? चलो, तो सबसे पहले जब हम पुली वाले क्वेश्चन करते हैं तो आप बस एक बात याद रखिए, हाँ, पुली मतलब ऐसे चक्का होता है जिसमें एक रस्सी बंधी होती है, एक मास होगा, ये से दूसरा मास भी हो सकता है, जो मास भारी होगा उसकी साइड जो है मोशन होगा। ऑब्वियसली भारी मास चीजों को नीचे लेके आ जाएगा। नाउ अब जैसे मान लो कि ऐसा क्वेश्चन आपको मिलते हैं, ठीक, अब इस टाइप के क्वेश्चन में आपको एक बात याद रखनी है। पहली बात क्या कि एक्सेलरेशन के जो साथ होगा, एक्सेलरेशन के साथ वाली क्वांटिटी को आप हमेशा कैसे लोगे? पॉजिटिव लोगे। और एक्सेलरेशन के ऑपोजिट जो होगा आप उसको कैसे लोगे? उस क्वांटिटी को नेगेटिव लोगे। क्लियर? अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि एक रोप, अगर रस्सी एक है, एक रोप में एक टेंशन, एक रोप में एक टेंशन। टेंशन का मतलब क्या होता है? जैसे रस्सी को जो अपन खींचते हैं तो उसके अंदर जो खिंचाव पैदा होता है ना, उसको हम लोग टेंशन बोलते हैं, हाँ। और टेंशन की यूनिट भी न्यूटन होती है, हाँ। रोप चेंज, टेंशन चेंज, लिखो, रोप चेंज, टेंशन चेंज। अगर रोप चेंज हो जाएगी तो टेंशन भी चेंज हो जाएगी। क्लियर है? चलो, बहुत बढ़िया। अब आप लोग यहां पे देख लो, यहां पे देखो, तो मान लो कि क्वेश्चन आपको ऐसे मिल रहा है कि फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग एंड एक्सेलरेशन ऑफ मास। देखिए, ये 2 kg का मास है, 3 kg का मास है। क्वेश्चन में आपको बस इतना बना मिलेगा, बाकी का डायग्राम अब मैं बनाऊंगा आपको समझाते हुए। क्लियर? चलिए, तो सबसे पहले ना आप ये समझो कि ये भारी मास के साइड बॉडी का पूरे सिस्टम का मोशन होगा, तो इस पूरे सिस्टम की मोशन जो है नीचे की साइड होगी। तो ये वाली बॉडी नीचे की साइड गई, तो इस वाली बॉडी को कहां जाना पड़ेगा? क्योंकि कनेक्टेड है ना, ऊपर की साइड। नाउ ये बात क्लियर? अब आप ये देखिए, हर बॉडी का जो वेट है वो नीचे की साइड लग रहा है। तो इसे मान लीजिए कि वेट कितना होता है? mg। तो इसका वेट कितना हो गया? mg। लेट्स से ये बॉडी पहली है तो m1g हो गया, ये बॉडी दूसरी है तो m2g हो गया। अब इसके बाद रस्सी में खिंचाव, रस्सी के अंदर टेंशन दिखानी होती है, तो मैंने कहा अगर ये पूरी रोप एक ही है तो पूरे में एक ही टेंशन लगेगी। रोप चेंज तो टेंशन चेंज, रोप चेंज होगी तब टेंशन चेंज होगी। एंड टेंशन ऑलवेज एक्ट अवे फ्रॉम द बॉडी। तो टेंशन इसमें हमेशा कहां से? बॉडी से दूर, मतलब ऊपर की साइड। इसमें भी बॉडी से दूर, मतलब ऊपर की साइड। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब आगे बढ़ेंगे तो हमें क्या करना है? एक एक बॉडी करके जो है इस चीजों को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैं टारगेट बना लेता हूं, सबसे पहले मैं इस वाली बॉडी को टारगेट बना लेता हूं, ये फर्स्ट वाली बॉडी को। तो याद रखना, जो एक्सेलरेशन के साथ है उसको पॉजिटिव और जो एक्सेलरेशन के अगेंस्ट है उसको नेगेटिव। तो फॉर्मूला होता है एफ नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स हमें निकालना है। तो देखना, अब एक्सेलरेशन कहां है? नीचे की साइड, और mg फोर्स भी है नीचे की साइड, तो mg को हमने पॉजिटिव ले लिया। टेंशन कहां है? एक्सेलरेशन के ऑपोजिट, तो टेंशन को हमने नेगेटिव ले लिया। ma की जगह मास इंटू एक्सेलरेशन लिख गया। नाउ m की वैल्यू 3 और g का इंटू करेंगे तो g की वैल्यू हम लोग 10 ले तो 30 हो गया, माइनस टेंशन की जगह टेंशन, एक्सेलरेशन हमें निकालना है और m1 की वैल्यू 3। तो ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। फॉर अनदर बॉडी, दूसरी बॉडी के लिए भी हम लोग ऐसे फ्री बॉडी डायग्राम से हम लोग इक्वेशन बनाएंगे। अब आप इसको चेक करो, अब आपको ये चेक करना है। अब देखो, एक्सेलरेशन और टेंशन सेम डायरेक्शन में, तो इस बार टेंशन पॉजिटिव, और m2g नीचे और एक्सेलरेशन ऊपर, तो जो एक्सेलरेशन का ऑपोजिट उसमें माइनस साइन, तो देखो माइनस का m2g प्लस का टेंशन, क्योंकि एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन इज इक्वल टू m2a। एफ इज ये एफ हो गया इज इक्वल टू एम ए। तो अब देखना मास कितना है 2, एक्सेलरेशन की जगह एक्सेलरेशन। ये सेकंड इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन एलिमिनेशन मेथड लगाया, दोनों को ऐड करा तो ये से कट गया, इन दोनों को ऐड करेंगे 10, इन दोनों को ऐड करेंगे 5, तो एक्सेलरेशन आ गई 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आ गई एक्सेलरेशन। तो पूरा सिस्टम 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे आएगा। अब आप क्या करोगे? इसी एक्सेलरेशन की वैल्यू को उठा के आप जो है किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। लेट्स से इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हमने पुट की, तो टेंशन यानी जो रस्सी में जो खिंचाव बन रहा था हम लोगों ने वो भी निकाल दिया। बताइए क्लियर है? चलो
चलो अब मान लीजिए कि अगर इसमें एक से ज्यादा बॉडीज कनेक्टेड है, लेट्स से ये जैसे अभी दो थी, हमने एक और लगा दी, हमने अब एक और लगा दी, कितने केजी की? बोला 4 केजी की, हमने एक और लगा दी। तो अब चेक करना जरा ध्यान से देखो। तो लेट्स से अब मेरे पास सिस्टम है, अब आप देखो कि भाई ये वाला एंड भारी है, ये हल्का है, तो ऑब्वियसली इसकी पूरी एक्सेलरेशन दोनों की नीचे होगी और इसकी एक्सेलरेशन ऊपर होगी। अब देखो ये वाली रोप है एक, ये वाली रोप, तो इसमें टेंशन टी ऊपर और इसमें भी टेंशन टी ऊपर। अब क्योंकि ये एक ही रोप है तो इसमें एक टेंशन हो गई, तो उसको हमने T1 नाम दे दिया। अब यहाँ पे देखना ये दूसरी रोप आ गई, रस्सी यहां से चेंज हो गई, ये मास बीच में आ गया, रस्सी चेंज हो गई। तो अब देखो इस वाले के लिए, क्योंकि एक ही रस्सी है ना, अब रस्सी एक ही है, तो चेक करो जरा, चेक करो। अब इस रस्सी में इस वाली बॉडी की टेंशन, इस वाली बॉडी के लिए भी टेंशन, बोले नीचे की साइड कितनी? T2। रस्सी चेंज, टेंशन चेंज। हाँ बोले सर नीचे की साइड क्यों? क्योंकि बॉडी ऊपर है तो टेंशन नीचे जाएगी, है ना, इस वाली रस्सी में दिखेगी। हाँ, और सर इसका वेट, बिल्कुल वेट भी होगा कितना? M2G। ठीक है, अब इस वाले केजी इसकी बात करो तो इसका वेट नीचे की साइड M3G और इसका वेट, इसकी टेंशन ऊपर की साइड, क्योंकि बॉडी नीचे तो टेंशन ऊपर की साइड दिखानी पड़ेगी, और ये टेंशन T2, क्योंकि रस्सी सेम है ये वाली तो टेंशन भी सेम होगी, है ना। ये रस्सी अलग थी, ये रस्सी अलग है ना। अब आपको कुछ भी नहीं करना, सेम तरीका बताया, पॉजिटिव किसको लेना, नेगेटिव किसको लेना, इक्वेशन बनाएंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा। चेक कर लेते हैं, लेट्स से फॉर फर्स्ट वाली बॉडी, तो फर्स्ट वाली बॉडी के लिए कितना हो जाएगा? तो देखो सिंपल, एक्सेलरेशन ऊपर, टेंशन भी ऊपर, तो T1 पॉजिटिव, M1G मतलब M1 की वैल्यू 2, G की वैल्यू कितनी है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10, तो इतना आ गया। हाँ, A और ये ऑपोजिट है इसलिए माइनस साइन, और ये हमारे पास F इज इक्वल टू ma से ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। नाउ तो T1 की वैल्यू इतनी आ गई, ये लिखा है 2a, a इज इक्वल टू 20। नाउ अब बात करेंगे सेकंड वाली बॉडी के लिए, तो अब आपका जो पूरा फोकस है ना गाइज, वो बस इस पे होना चाहिए, बस इस पे होना चाहिए, सिर्फ इस पे होना चाहिए, और किसी चीज को मत देखो। अब चेक करो, एक्सेलरेशन इसकी नीचे है, ये पूरा सिस्टम नीचे जाएगा, ये ऊपर उठेगा। अब चेक करो कि जो पॉजिटिव एक्सेलरेशन के साथ उसको पॉजिटिव ले लो, है ना, एक्सेलरेशन साथ उसको पॉजिटिव, बाकी को नेगेटिव ले लो। हाँ, तो एक्सेलरेशन के साथ कौन कौन है? M2G मतलब 3 into a 30, M2G, M2 की वैल्यू 3 और G की वैल्यू 10, तो 30। T2 भी कैसा? पॉजिटिव, दिख रहा है पॉजिटिव, M2G पॉजिटिव क्योंकि एक्सेलरेशन साथ है, T2 भी पॉजिटिव क्योंकि एक्सेलरेशन साथ है, T1 ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो T1 को नेगेटिव ले लिया। आगे हमने क्या किया? हमने T1 की वैल्यू पुट कर दी, T1 की दिख रहा है, T1 ये देखो, T1 की वैल्यू पुट कर दी 2a प्लस 20, तो 2a प्लस 20 पुट किया तो 30 माइनस ये देखो, ये एक्सेलरेशन लिखा है। हाँ, तो ये हमारे पास इतना चल रहा है। अब हमने क्या किया, यहां से इक्वेशन बना ली, तो 10 प्लस इसको हमने पूरा T2 के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। अब M3 की बात करेंगे तो सिमिलरली हमने इसकी इक्वेशन निकाली M3 की, हमने कुछ भी नहीं किया, सेकंड और थर्ड इक्वेशन हमारे पास, ये कौन सी इक्वेशन? ये सेकंड इक्वेशन। आप एक काम करो ना, 10 प्लस T2 और ये थर्ड वाली, ये इसको बनाओ सेकंड इक्वेशन, ये हो गई हमारे पास, ये सेकंड थी, चलो इसको बना लो थर्ड, और ये हो जाएगी फोर्थ। ठीक है, तो आप थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, यहां से एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई, एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आई उसको किसी भी इक्वेशन में रख के आप T2 की वैल्यू निकाल लो, फर्स्ट इक्वेशन में रख के T1 की वैल्यू आ जाएगी। बस इस तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हो। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में T1 की वैल्यू निकाल के बता दो, कमेंट सेक्शन में आप मुझे T1 की वैल्यू निकाल, देखो एक्सेलरेशन में निकाल ली दो इक्वेशन को सॉल्व करके, है ना, थर्ड एंड फोर्थ को सॉल्व करके एक्सेलरेशन निकाल ली गाइस। ठीक है, अब देखिए एक्सेलरेशन जैसे हमने निकाली, उसके बाद हमने T2 निकाल ली, किसी भी इक्वेशन में एक ही वैल्यू पुट करके। अब अगर आप एक ही वैल्यू फर्स्ट में पुट करो तो T1 की वैल्यू निकाल के मुझे कमेंट सेक्शन बता दो, बता दोगे गाइस? बोलो बताओगे या नहीं बताओ कमेंट सेक्शन में, वेट कर रहा हूं आपका। हाँ चलिए, सो गाइस लॉज ऑफ मोशन की ये क्लास आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बता के जाना, मैं आपका वेट कर रहा हूं। आपका एक सिंगल कमेंट, मेरी ये पूरी मेहनत है ना, इसको बस वसूल कर देगा एक सिंगल कमेंट आपका। तो भाई चाहे जितने बच्चों ने कमेंट करा हो, आपको जरूर से कमेंट करके जाना है, और टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन करना, वीडियो को डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में मैंने लिंक दे दिया है, हम लोग वहां पर जो है पर्सनली कनेक्टेड रहेंगे। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, लव यू ऑल।